डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। अगर आप हमारे SK नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41 भगवान बचा लेना अनटाइटल्ड एपिसोड आफ्टर लिजाया की रातों की नींद उड़ी हुई थी। सब भी बातें जाने के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। मानो कि लिजाया की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई हो। वह बस बेड पर करवटें बदले जा रहे थे। वह परेशान होकर अपनी जगह से उठ जाती है और कमरे की बालकनी में चली जाती है और वह बालकनी में आकर आसमान की ओर देखने लगती है। लिजाया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सबकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम से होती है। मुझे पहले ये लगा था कि मिस्टर सा एक घमंडी इंसान है और हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान है, बट आज सब कुछ जानने के बाद ऐसा लगता है कि उन हालातों ने मिस्टर सा को ऐसा बना दिया। लिजाया अपने आप से बातें ही कर रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा लॉक हुआ। लिजाया दरवाजे की आवाज सुनकर अपने आप से बात करते हुए कहती है, इस वक्त कौन आया होगा। ये सोचकर लिजाया ने दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। लिजाया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अनिर्वेद खड़ा हुआ था। अनिर्वेद को देखकर लिजाया ने अनिवेद को कमरे में बुलाते हुए कहा, अनिवेद भाई आइए ना, बाहर क्यों खड़े हुए हैं। अनिवेद मना करते हुए कहता है, नहीं लिजाया मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। वह मैं तुमसे अनिर्वेद जैसे लिजाया से कुछ बात करने से झिझक रहा हूँ। अनिवेश बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पन वह बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर इक्वल्स अंडरस्कोर लिजाया बोली, क्या हुआ अनिवेद भाई, कुछ कहना है आपको। इस बार अनिवेद ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए बोल ही दिया, लिजाया मैं तुमसे ये कह रहा था कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अतुल के कमरे में जाओगी अंडरस्कोर। ये सुनकर तो लिजाया आंखें फाड़कर अनिर्वेद को देखने लगी। लिजाया कोई यकीन नहीं हो रहा था कि अनिवेद उसको अतुल के कमरे में जाने के लिए कह रहा है। इसीलिए लिजाया अनिवेद से बात को क्लियर करते हुए कहती है, अनिवेद भाई आपने कुछ और कहा और वह मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। आप बोले हो कि कुछ और, बट मुझे ये सुना दिया कि आपने कहा कि मैं अतुल के कमरे में जाऊं, बल्कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप तो मेरे और अतुल के बीच का रिश्ता तो जानते ही हैं कि आपके दोस्त मुझसे कितनी नफरत करते हैं अंडरस्कोर। लिजाया की यह बात सुनकर अनिवेद वापस से अपनी बात दोहराते हुए कहता है, लिजाया तुमने गलत नहीं सुना, तुमने सही सुना। मैंने तुमसे यही कहा कि तुम अतुल के कमरे में जाओ। लिजाया ये सुनकर लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या मैं मिस्टर सा के कमरे में जाऊं, मैं खुद शेर के मुंह में हाथ डालो। अनिवेद भाई आपको पता है कि आपका दोस्त मुझे कच्चा जबान जाने की तैयारी में ही होता है और आप मुझे उसके कमरे में भेजना चाहते हैं, क्यों अंडरस्कोर। अमी वेद ले जाया को शांत कराते हो जात है, प्लीज आया शांत हो जाओ, तुम आओ अंदर कमरे में। अनिल एकली साया को कमरे में लेकर आ गया और ले जाया को बेड पर बैठाते हुए शांति से बात करते हुए कहता है, देखो लिस आया, मुझे अभी अर्जेंट एक काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और मैं अतुल को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे आने तक अतुल के पास रुको। लिजाया बोली, मैं ही क्यों अनिवेद भाई, मुझे डर लगता है। ये सुनकर अनिवेद लिजाया को समझाते हुए बोला, लिजाया अतुल भावेश अंकल को इस घर से निकालने की बात कर रहा था, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे जाने के बाद अतुल ये काम जरूर करेगा, इसीलिए ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अतुल के पास रखो ताकि वह ये काम ना कर सके। लिजाया साफ साफ मना करते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अनिवेद फिर से उसको समझाते हुए कहता है, लिजाया तुम्हें अतुल के पास जाना होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहता ऐसा करने को, बट मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। अनिवेद भाई, बट लिजाया इतना ही बोल पाई थी कि अनिर्वेद का फोन रिंग होने लगा। अनिवेद ने जेब में से फोन निकालकर उसको रिसीव करने से पहले लिजाया के सामने देखते हुए कहा, लिजाया जैसे ही काम खत्म होता है मैं वापस आता हूं, तब तक मैंने तुमसे जो कहा है वह तुम करो, ओके। अनिवेद इतना कहकर लिजाया के कमरे से बाहर निकल जाता है। वही लिजाया रोने से शक्ल बनाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी क्योंकि उसको पहले से ही अतुल से डर लग रहा था और अनिर्वेद ऊपर से उसको अतुल के ही कमरे में जाने को कहकर चला गया था। बात ये थी कि वह अनिर्वेद की बात भी नहीं डाल सकती थी और उसको डर भी लग रहा था। वह उसी उलझन में उलझी हुई थी कि आखिर वह करें क्या। लिजाया थक हार कर ना मन से अतुल के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। वही अनिर्वेद गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने आप से बात करती हुए कहता है, अतुल आज हमारे सामने वह इंसान आ जाएगा जिसने हमारे ऑफिस से वह फाइल गायब करवाई है। सॉरी यार, मैं तुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा हूं, पर मेरे लिए ये काम भी करना जरूरी है। फिर अनिवेद गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से निकल जाता है। गाड़ी चलाते हुए अनिवेद फिर से अपने आप से बात करते हुए कहता है, हे भगवान कल सुबह मुझे अतुल से बचा भी लेना। मैंने अतुल के साथ जो अभी अभी किया है वह तो उसको कल सुबह पता लगना ही है, इसीलिए कह रहा हूं भगवान मुझे अतुल जैसे राक्षस से बचा लेना भगवान। अनिवेद खुद को तसल्ली देते हुए बात जारी रखते हुए कहता है, नहीं वह मेरा दोस्त है, मुझे कुछ भी नहीं करेगा और वैसे भी मैंने तो उसको शांत करने के लिए ही यह हरकत की है, तो वह भला मुझे कैसे सुनाएगा। अनिवेद ऊपर की ओर देखते हुए जाता है, पर भगवान मैंने उस बेचारी लिजाया को अतुल के कमरे में भेजा है, प्लीज उसको अतुल से बचाना, उसकी रक्षा करना। ऐसा लग रहा था कि अनिर्वेद अपनी किसी हरकत के लिए भगवान से बचने के लिए भीख मांग रहा हूं। आखिर क्या किया है अनिवेद ने। नजदीकियां, वही लिजाया को अतुल के कमरे के बाहर ही पहुंचने
में कम से कम 15 से 16 मिनट लग गई थी क्योंकि वह बहुत ही धीमी गति से चलकर आ रही थी, जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा चल रहा हो। वह अतुल के कमरे के बाहर खड़ी हुई सोच रही थी कि वह कमरे में जाए या ना जाए, क्योंकि उसको तो इतना डर लग रहा था कि उसमें तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अतुल के कमरे में जाए। फिर भी उसको जाना तो था ही, इसलिए उसने दरवाजे पर अपना हाथ नॉक करने के लिए रखा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। ये देखकर लीजाया अपने आप से बात करते हुए कहती है, इस राक्षस का दरवाजा खुला हुआ है अंडरस्को। वह आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, चलो कोई नहीं, मुझे उस राक्षस का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा दरवाजा खुलते ही। फिर लीजाया अपने आप को ही जवाब देते हुए आगे कहते हैं, अरे पागल लीजाया, अभी उसकी शक्ल देखने से तू बच गई, अंदर जाने के बाद तो तुझे उसकी शक्ल देखने ही पड़ेगी ना। सेमीकोलन अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। लीजाया उन सभी ख्यालों को अपने दिमाग से झटक कर अंदर जाने के लिए पूरी तरह से खुद को रेडी कर लेती है। लीजाया ने दरवाजा अंदर की ओर सरकाया और अतुल के कमरे में आ जाते हैं। अंदर आते ही लीजाया ने अपनी नज़र चारों ओर कमाई, पर उसको अतुल कहीं भी नजर नहीं आया। तो ये देखकर वह अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये राक्षस तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं यह मेरा शिकार करने के लिए कहीं छुपा हुआ तो नहीं है ना। लीजाया सच में इतना डर रही थी कि मानो कि वह सच में किसी शेर के गुफा में आ गई हो। लीजाया ने ये सोचकर अपनी उंगली अपने दांतों के बीच में फंसा ली और अपनी उंगली को ही काटने लगी और वह अपने आप से ही धीमी आवाज में कहती है, ऐसे ही मुंह में उंगली रखते हुए, नहीं, मैं तो वापस जा रही हूं, मैं किसी का शिकार नहीं बनना चाहती। यह कहकर लीजाया अतुल के कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी बालकनी से कुछ वस्तु गिरने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर लीजाया अपनी जगह पर ही ठहर जाती है और वह पलटकर अतुल के कमरे में अपनी नजर घुमाने लगती है, मानो कि लीजाया ये देखने की कोशिश कर रही हो कि आखिर ये आवाज किस ओर से आई थी। तभी बालकनी की ओर से वापस से बार बार वह आवाज आने लगी। वह आवाज का पीछा करते हुए लीजाया ने बालकनी की ओर देखा। वह ये देखकर अपने आप से ही बोली, यह आवाज बालकनी की ओर से आ रही है। लीजाया अपने आप को इतना ही बोल रही थी कि तभी बालकनी से अतुल चिल्लाने की आवाज आती है। अतुल की चिल्लाने की आवाज सुनकर लीजाया डर जाती है। लीजाया डर के मारे वापस से अतुल के कमरे से बाहर निकलने लगती है कि तभी फिर से बालकनी में कुछ टूटने की आवाज आती है। वह वापस से लीजाया रुक जाते हैं और बालकनी की ओर देखने लगती है और कहती है, कहीं मिस्टर सा गुस्से में अपने आप को चोट ना पहुंचा दे। ये सोचते ही लीजाया को अतुल की फिक्र होने लगे और उसने बालकनी की ओर अपनी कदम बढ़ा लिए। बालकनी में आकर उसने जो देखा वह देखकर तो लीजाया हैरान हो गई, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और अतुल उस कांच के टुकड़ों पर अपना हाथ लगाता मारे जा रहा था। उसका हाथ खून से पूरा लथपथ हो चुका था, फिर भी अतुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अतुल को देखकर ये लग रहा था कि मानो अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा अतुल इन कांच के टुकड़ों पर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अतुल ने अपना पूरा हाथ जख्मी कर लिया था, फिर भी अतुल को उस दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं लीजाया अतुल की इस तरह की हरकत देखकर लीजाया अपना सारा डर और सारी बातों को एक तरफ रखकर भागती हुई अतुल के पास आते हैं और अतुल का हाथ पकड़कर अतुल को रुकते हुए कहती है, मिस्टर शाह, आप ये क्या कर रहे हो, आपको चोट लग जाएंगे। लीजाया की आवाज सुनकर अतुल लीजाया की ओर देखने लगा। अतुल की आंखें पूरी लाल पड़ चुकी थी और उसका चेहरा भी। अतुल की गुस्सैल आंखें देखकर लीजाया एक पल को तो वापस से अतुल से डरने लगती है। वह ये सोचने लगी कि कहीं वापस से वह अतुल के गुस्से का शिकार ना हो जाए। वह ये सब सोच रही होती है कि तभी अतुल ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाते हुए बोला, तुम इस चोट की। अतुल अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, बात कर रही हो, असल चोट तो यहाँ। अतुल अपने सीने पर हाथ रखते हुए आगे कहता है, यहाँ यहाँ लगी है, हाथ की चोट तो नजर आ जाएंगे, पर मैं मेरे दिल के चोट का क्या करूँ। मेरा दिल वह सभी बातें नहीं भुला पा रहा और मेरी आंखें भी नहीं भूल पा रही वह सभी पल जो हमने तड़प तड़प कर गुजारे थे, वह भी उस आदमी की वजह से। लीजाया हैरान थी अतुल की बात सुनकर, क्योंकि अतुल बिना गुस्सा किए लीजाया से बात कर रहा था। ये देखकर लीजाया सोच में पड़ गई कि आखिर अतुल मुझसे इतना शांत होकर क्यों बात कर रहा है। लीजाया ये सब सोच रही थी कि तभी अतुल लीजाया के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए अपनी बात दोहराते हुए कहता है, बोलो ना, क्या करूं मैं इस दिल की चोट का। अतुल के इतने करीब आकर बात करने की वजह से लीजाया को अतुल के मुंह से शराब की बदबू आने लगी। हाँ, अतुल ने शराब पी हुई थी और उसी शराब की बोतल को तोड़कर अतुल ने अपने हाथों को जख्मी किया है। लीजाया को यकीन नहीं हो रहा था कि अतुल ने शराब पी हुई है। लीजाया तो हैरानी से अतुल की ओर देखने लगी और डायरेक्टली अतुल को उसने कह दिया, मिस्टर सा, आपने शराबी हुई है। अतुल ने लड़खड़ी हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, हाँ मैंने शराब पी हुई है, पर तुम वह सभी बातें छोड़ो और मेरी बात का मुझे तुम जवाब दो। बताओ मैं क्या करूं इस दिल की चोट का, तुम्हारे पास इस चोट का इलाज है। लीजाया लगभग गुस्सा होकर अतुल के पास से खड़ी हो जाती है, क्योंकि अतुल का शराब पीना कहीं ना कहीं लीजाया को अच्छा नहीं लगा था। ये बात उसे क्यों अच्छी नहीं लगी वह खुद भी नहीं जानती थी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से जाने लगती है कि तभी अतुल ने लीजाया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। अतुल के इस तरह खींचने से लीजाया डायरेक्ट अतुल की गोद में जा गिरी। अतुल ने लीजाया की कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया, क्योंकि अतुल को तो पूरी तरह से शराब का नशा चढ़ चुका था और वह क्या कर रहा है उसको खुद को भी कुछ मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे होता है, शराब के नशे में कौन क्या करता है वह किसी याद रहता है और कौन समझ सकता है। अतुल ने भी शराब के नशे में कुछ ऐसा किया। अतुल लीजाया के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, अपने दिल की बातें सभी तुम्हें बतानी है कि मेरे दिल में कितनी सारी चोटें लगी है और तुम हो कि मेरी चोट का इलाज करने की वजह यहाँ से जा रही हो अंडरस्को।
लीजाया अतुल की इस तरह की बातें सुनकर समझ गए कि अतुल को शराब पूरी तरह से चल चुकी है। ये समझते ही लीजाया अतुल की गोद से उठने की कोशिश करने लगे। लीजाया अतुल के हाथों को अपनी कमर से हटाने लगी। लीजाया के ऐसा करने से अतुल के उसी हाथ पर चोट लग जाती है जहां अतुल को कांच के टुकड़े लगे हुए थे। वह दर्द महसूस होते ही अतुल लीजाया के कमर से वह अपना हाथ हटा देता है और अपने हाथ को देखने लगता है। ये देखकर लीजाया को भी एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसने अतुल के उसी हाथ को चोट दे दी जहां अतुल को पहले से ही चोट लगी हुई थी। लीजाया को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी वजह से अतुल को वापस से चोट लग गई। इसलिए लीजाया ने अतुल का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर अतुल के हाथ को देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर सा, ये गलती से हो क्या मुझसे। लीजाया का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि अतुल की चोट देखकर कहीं ना कहीं लीजाया को भी तकलीफ महसूस हुई हो। हाँ, ये बात सच थी, अतुल की चोट देखकर लीजाया को अच्छा नहीं लगा था। ये बात तो लीजाया भी नहीं जानती थी कि अतुल की चोट देखकर उसे क्यों तकलीफ महसूस हो रही है। लीजाया अतुल के हाथों को अपने हाथों में ऐसे ही पकड़ते हुए अतुल का हाथ देखने लगी। अतुल के हाथों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। ये देखकर लीजाया अतुल की फिक्र करते हुए अतुल के सामने अपनी नजर करते हुए कहती है, मिस्टर सा, आपके हाथों में कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, इसी वजह से आपको दर्द हो रहा है। आप कहो तो मैं आपकी चोट पर बैंडेज लगा दूं। अतुल अपनी नशे से भरी हुई आंखों से लीजाया को देखते हुए धीमी आवाज में लीजाया को अपने और भी करीब लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी चोट सही करनी है तो हाथ पर लगी चोट को ठीक मत करो, मेरे दिल पर जो गहरी चोट लगी है उसको ठीक करो। अतुल के इतने करीब होने से लीजाया को असहज महसूस हो रहा था क्योंकि अतुल तो नशे में था, न लीजाया तो अपने पूरे होश में थी। लीजाया की धड़कन अतुल के करीब आने से और भी तेजी से धड़कने लगे थे। लीजाया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अतुल के इतने करीब आने से उसकी धड़कन हमेशा इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगती है। लीजाया बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कन को काबू में करते हुए अतुल से कहती है, आप कौन सी चोट की बात कर रहे हैं मिस्टर शाह। अतुल लीजाया की यह बात सुनकर अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ सेकंड के लिए आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर लीजाया की ओर अपना सर करते हुए अपनी आंखें खोलकर लीजाया से साथ आवाज में ही कहता है, मैं उसी चोट की बात कर रहा हूँ जो सालों पहले उस आदमी ने मोम को दी थी, और मोम की तकलीफ देखकर मेरे दिल पर एक ऐसी चोट का निशान पड़ चुका है कि वह मैं चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा मेरे दिल से, और वह इंसान को मैं जब भी देखता हूँ तब मुझे वह पल याद आ जाते हैं। अंडरस्को। ये सुनकर लीजाना अच्छे से समझ गई कि अतुल भावेश जी की बात कर रहा है। लीजाया साथ में ये भी समझे रही थी कि अतुल शराब के नशे में अपने दिल की सभी बातें उससे कह रहा है। हाँ, वरना अतुल तो एक ऐसा इंसान है कि वह कभी भी अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करता, और आज अतुल शराब के नशे में आकर अपने मन में जो भी बात वह रख रहा था वह सभी बातें वह लीजाया ऐसे कहे जा रहा। किसी ने सच ही कहा है, शराब के नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। बस उसी तरह अतुल अपनी सभी बातें लीजाया से सच सच कहे जा रहा था और लीजाया भी अतुल की सभी बातें सुने जा रहे थे। लीजाया को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसने अतुल के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अतुल से धीमी आवाज में कहती है, मिस्टर शाह, दिल में कोई भी बात रखने से तकलीफ ज्यादा पड़ जाती है, उससे तो अच्छा है आप अपनी दिल की भड़ास एक ही बार में निकाल दो। अतुल भले ही नशे की हालत में था पर लीजाया की ऐसे छूने से अतुल की धड़कन है तेजी से धड़कने लगती है। अतुल अपने आप से बेकाबू होने लगा और उसने लीजाया की कमर को वापस से अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और लीजाया को अपने और भी करीब कर लिया। अतुल जब से लीजाया से मिला था तब से अतुल ने लीजाया को अपने करीब लाने में थोड़ा सा भी अतुल वक्त नहीं करवाता था, और वह बिना किसी रीजन के भी लीजाया को अपने करीब ले आता था, और आज भी अतुल ने वही हरकत की। अतुल की इस हरकत से लीजाया अतुल के और भी करीब आ जाती है, इतने करीब के उन दोनों में अब एक खींच का भी फैसला नहीं था। लीजाया भी अतुल के आंखों को देखने लगी थी और उन दोनों की आंखें आपस में टकरा जाती है। लीजाया तो बिना नशे के ही अतुल के नशे में खोने लगी। अतुल लीजाया की आंखों में इसी तरह देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी आंखों को जब मैंने पहली बार देखा था तब से मुझे तुम्हारी आंखों से। अतुल अपनी बात भी खत्म नहीं कर पाया था कि उसे पहले ही लीजाया ने अतुल को खुद से दूर किया और अतुल की गोद में से वह उठते हुए अतुल से कहती है, मिस्टर सा, आपके हाथ में से काफी खून निकल रहा है, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ ताकि यह खून बहना। दरअसल बात यह है कि लीजाया अतुल के इतने करीब होने से अतुल में होने लगी थी, पर अतुल के दोनों हाथ लीजाया की कमर पर होने की वजह से लीजाया को यह एहसास हो रहा था कि अतुल के हाथों पर जो चोट लगी है उसमें से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। क्योंकि लीजाया अपनी कमर पर गीलापन महसूस हो रहा था, इसीलिए वह अतुल से दूर होकर अतुल की फिक्र करते हुए कहते हैं, पागलपन। लीजाया की बात सुनकर अतुल बच्चों जैसी हरकत करने पर उतर आया था। अतुल अपने दोनों हाथ पस पर मारते हुए लीजाया की बात ना मानने के लिए मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं लगा होगा, समझी तुम, अगर तुम्हें मुझे दवाई लगानी ही है तो मेरी दिल की चोट के लगाओ, मेरे हाथ की चोट की नहीं। अतुल के फर्श पर हाथ मारने वाली हरकत से अतुल के हाथ में ऐसे और भी ज्यादा खून बहना शुरू हो गया था और फर्श पर भी काफी खून लग चुका था। ये देखकर लीजिया वापस से अतुल के पास बैठ जाती है और अतुल के दोनों हाथ पकड़कर अतुल को डांटते हुए कहती है, मिस्टर सा, आप पागल हो, आपके हाथ में चोट लगी है और आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ, फिर आपकी यह शराब में नींबू पानी पिलाकर आपके सर से उतार देती हूँ।
क्योंकि लीजाया को अब पता चल चुका था कि शराब के नशे की वजह से ही अतुल इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये सब अतुल की हरकतें देखने के बाद लीजाया को अजीब लग रहा था और लगता भी क्यों नहीं आज अतुल हो। अतुल नहीं था जो हमेशा एरोगेंट में, अपने घमंड में और अपने एटीट्यूड में रहा करता था। आज तो अतुल शराब के नशे में वह सब कुछ भूल गया था और किसी बच्चे की तरह लीजाया से जीत कर रहा था। अतुल लीजाया डांट सुनकर लीजाया से अपने दोनों हाथ छुड़ाकर मुंह बना लेता है और अपनी जगह से उठकर वहां से जाने की कोशिश करता है। अतुल जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी अतुल के पैर लड़खड़ा जाते हैं और अतुल गिरने लगता है। अतुल फर्श पर गिर पाता उससे पहले ही लीजाया ने अपने दोनों हाथों से अतुल को थाम। लीजाया के छोटे छोटे हालत अतुल जैसे लंबे इंसान के आगे और भी ज्यादा छोटे नजर आ रहे थे, क्योंकि अतुल लीजाया के सामने काफी लंबे कद का इंसान था और लीजाया उसके सामने काफी छोटी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। लीजाया ने अतुल को गिरने से बचा तो लिया था, बट अतुल शराब के नशे में था, इसलिए वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसलिए अतुल का सारा वजन लीजाया के नाजुक हाथों पर था। लीजाया अतुल का वजन झेल ना सके और वह अतुल को लेकर सीधा फर्श पर जा गिरती है। लीजाया फर्श पर गिरी थी तो अतुल उसके ऊपर। लीजाया के फर्श पर गिरने की वजह से फर्श पर जो कांच के टुकड़े गिरे हुए थे उसमें से एक कांच का टुकड़ा लीजाया की गर्दन पर लग जाता है और कांच का टुकड़ा लगने की वजह से लिजाया को दर्द महसूस होने लगता है, पर लिजाया ने अपने मुंह से आवाज तक नहीं की क्योंकि अतुल उसके ऊपर था और लिजाया तो अपना वह दर्द भूलकर सिर्फ अतुल को ही देखे जा रही थी और वही अतुल का भी वही हाल था। लिजाया और अतुल की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। वह दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे के सामने ऐसे ही देखते रहे और फिर अचानक से उन दोनों को क्या हुआ तो वह दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए अतुल लिजाया के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और लिजाया के सामने देखते हुए अपनी रुकी हुई आवाज में कहता है, अरे तुम तो मुझे बचा रही थी, बट तुम ही मुझे लेकर नीचे फर्श पर गिर गई, तुम्हारे पास दम नहीं है क्या? क्योंकि लिजाया और अतुल दोनों ही अजीब तरीके से नीचे गिरे थे, वह याद करते ही उन दोनों को हंसी आने लगी। अतुल को हंसते हुए लिजाया ने पहली बार देखा था। अतुल आज दिल खोलकर हंस रहा हो, जैसे लिजाया को अतुल को ऐसे हंसते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वह अतुल के सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, मिस्टर सा हंसते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। लिजाया का ये धीमी आवाज में बोलना भी अतुल ने सुन लिया था, क्योंकि अतुल के सुनने की मात्रा काफी ज्यादा तेज थी और रोती भी क्यों नहीं। अतुल एक बिजनेसमैन, जो ठहरा एक बिजनेसमैन, अपनी नजर और कान दोनों ही तेज रखकर घूमते हैं। अपने लिए लिजाया के मुंह से क्यूट शब्द सुनकर अतुल वापस से लिजाया के ऊपर आ जाता है। अतुल के इस तरह अचानक से ऊपर आने से लिजाया की धड़कन तो ऊपर नीचे होने लगी। अतुल अपने हाथों से लिजाया के बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे करता है। अतुल लिजाया को मदहोश भरी आवाज में कहता है, तुम तो मुझे हमेशा राक्षस कहते हो और आज मुझे तुम क्यूट कह रही हो। अतुल अपनी एक उंगली लिजाया के चेहरे पर घुमाते हुए ये कहता है और लिजाया अतुल की इस हरकत से अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अतुल अपना हाथ धीरे धीरे लिजाया की गर्दन तक ले जाता है। अतुल ने जैसे ही लिजाया की गर्दन पर अपना हाथ रखा वैसे ही अतुल को उसके हाथ में कुछ सुई की तरह शुभा, क्योंकि अतुल को लिजाया की गर्दन पर जो कांच लगा था वही कांच अतुल के हाथ में लगाया था। अतुल ने अपना हाथ लिजाया की गर्दन से हटाकर अपने हाथ को देखा। अतुल के हाथ में खून लगा हुआ था, क्योंकि अतुल को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी और अतुल के हाथ में उससे तो ज्यादा खून था। ये देखो, अतुल तुरंत ही लिजाया के ऊपर से उठ जाता है और लिजाया को भी बैठाकर लिजाया के बाल साइड में करते हुए लिजाया की गर्दन को देखने लगता है। वह जैसे ही लिजाया की गर्दन पर लगी चोट को देखता है उसको बहुत ही बुरा लगता है। अतुल तो जैसे लिजाया की चोट देखकर पूरे होश में आ गया हो और अतुल को खुद को भी नहीं मालूम था कि लिजाया की चोट देखकर उसको क्यों बुरा लग रहा है। उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह चोट लिजाया को नहीं बल्कि उसी लगी हो। वहीं दूसरी तरफ अनिर्वेद हॉस्पिटल में आया हुआ था। उसी हॉस्पिटल में अनिर्वेद आया हुआ था जहां अनवर को एडमिट किया हुआ है और अनिर्वेद को कॉल करके उसी आदमी ने बुलाया था जिस आदमी को अनवर के ऊपर नजर रखने को कहा था अतुल ने। और यहां अनिर्वेद का आना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अनवर ही जानता था उस शख्स का नाम जिस शख्स ने अतुल की कंपनी से वह डिजाइनर फाइल गायब करवाई थी। और अनिर्वेद ये जल्द से जल्द जाना चाहता था कि इस हरकत के पीछे कौन है। अनिर्वेद इस वक्त अनवर के सामने अपने दोनों हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ था और अनवर अनिर्वेद को बस देखे जा रहा। अनिर्वेद ने ना जाने कितनी बार अनवर से पूछ चुका था कि इस हरकत के पीछे कौन है, पर अनवर ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। अब अनिर्वेद के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए अनिर्वेद गुस्से में आकर अनवर के पास आता है और अनवर का कॉलेज पकड़कर अनवर को डेट से उठा देता है और अनवर को दीवार से लगाकर लगातार उसको पंच मारने लगता है। और पंच मारते हुए ही अनिर्वेद अनवर से कहता है, अब तुझे कुछ कहना ही नहीं है तो तुझे अब जिंदा रखकर भी कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तू अब मरेगा मेरे हाथों से। और रही बात उस आदमी का पता लगाने की, तो वह तो मैं कहीं से भी उसको ढूंढ लाऊंगा, तो अब तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, तो तुम अब मरेगा। अनवर की सांसें उखड़ने लगी थी, फिर भी अनिर्वेद उसको छोड़ नहीं रहा था। ये देखकर वही खड़ा हुआ दूसरा आदमी अनिर्वेद को रोते हुए कहता है, अनिर्वेद सर, हम अनवर को नहीं मार सकते। अतुल सर ने साफ साफ मना किया है कि अनवर को कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर अनवर को कुछ हो गया तो अतुल सर हमें छोड़ेगी नहीं। अतुल का नाम सुनकर अनिर्वेद अनवर को मारना छोड़ देता है और उससे दूर हटते हुए कहता है, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू उस आदमी का नाम हमें बता दे ताकि अतुल तुझे बख्श दे, वरना अभी तो मैंने तुझे सिर्फ मारा है, अतुल तो तुझे जिंदा जलाएगा। अगर अतुल ने तुझे जिंदा रखने को कहा है ना, तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा। अतुल को इतनी हल्के में मत लेना, क्योंकि अतुल तू बिना आग के की एक चिंगारी है, समझा।
अनिर्वेद के छोड़ते ही अनवर दीवार के सहारे से नीचे फर्श पर बैठ जाता है और खांसने लगता है क्योंकि अनिर्वेद ने अनवर की गर्दन पकड़कर उसको पंच मारे थे। इसी वजह से अनवर अभी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और अतुल का नाम सुनकर अनवर डर जाता है क्योंकि इन दोनों में अतुल ने अनवर की हालत काफी खराब कर दी थी। अतुल ना अनवर को मरने देता था, चैन से ना जीने देता था, क्योंकि अनवर ने अतुल की कंपनी में ही रहकर अतुल के ही पीठ पर वार किया है। तो भला अतुल कैसे उसको इतनी आसानी से छोड़ता, क्योंकि हमारा अतुल तो अतुल ही था। अगर अतुल के साथ कोई गद्दारी करता है तो अतुल किसी को भी इतनी आसानी से जाने नहीं देता। अतुल के साथ जो भी गद्दारी करता था अतुल उस इंसान को दिन में तारे दिखाता है। बस अतुल ने उसी तरह ही अनवर के साथ भी किया था और अनवर काफी जख्मी भी हो गया था और अनवर इस कैद से अब निकलना चाहता था क्योंकि अनवर में अब थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी। अनिर्वेद अनवर को इतना कहकर वहां से जाने लगता है कि तभी अनवर के दिल में अतुल का खौफ सकता है और अनवर जाते हुए अनिर्वेद को अपनी धीमी आवाज में कहता है, क्या मैं आपको उस आदमी का नाम बता दूं तो क्या आप मुझे अतुल की कैद से आजाद करवाओगे? अनवर की यह बात सुनकर अनिर्वेद ने अपने कदम वहीं रोक दिए और अनिर्वेद अनवर की ओर पलटते हुए अनवर के पास आते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? अनवर अनिर्वेद के सामने देखते हुए वापस से अपनी बात उड़ाते हुए कहता है, हाँ आपने सही सुना, अगर मैं आपको उस आदमी का नाम बता देता हूं तो क्या आप मुझे अतुल की कैद से आजाद करोगे? अनवर की यह बात सुनकर अनिर्वेद अनवर के पास फर्श पर बैठते हुए अनवर से कहता है, ठीक है, अगर तूने मुझे सही नाम बताया तो मैं तुझे अतुल की कैद से आजाद करवा दूंगा। अगर तूने बचने की लालच में आकर तूने मुझे गलत नाम कहा ना तो मैं तुझे इस बार अतुल के हाथ से कैद नहीं करवाऊंगा, मैं तुझे डायरेक्टली अतुल के हाथ से मरवा दूंगा, समझा? अनिर्वेद ने यह बात सिर्फ अनवर को डराने के लिए कही थी ताकि अनवर उस आदमी का नाम सच बोले जिस आदमी ने ये काम किया है। अनवर बचने के लालच में कोई गलत नाम ना बोल दे और किसी बेकसूर को अतुल सजा ना देते, इसीलिए अनिर्वेद ने ये चाल चली थी और अनिर्वेद की चाल भी काम कर रही थी। अनवर अनिर्वेद की यह बात सुनकर पूरी तरह से कांपने लगा था और यह बात अनिर्वेद ने भी नोटिस की थी कि अनवर अब पूरी तरह से डर चुका है और अनवर अब सच ही नाम बताएगा कि आखिर अतुल के ऑफिस में से उसको ये काम किसने करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ अतुल ने लिजाया को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वह बालकनी से अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था, पर अतुल के पैर फर्श पर टिक ही नहीं रहे थे। अतुल के पैर लड़खड़ा रही थी, अतुल सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ऊपर से उसने लिजाया को अपनी गोद में उठाया हुआ था। वही लिजाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बातें करते हुए कहती है, लिजाया की पर्ची, तुझे क्या जरूरत थी इस राक्षस को ये कहने की कि हो तुझे उठा नहीं पाएगा? ये राक्षस तो नशे में था, बट तू तो अपने पास में ही थी ना। दरअसल बात यह हुई थी कि लिजाया की चोट देखने के बाद अतुल ने लिजाया से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही से दवाई लगा देता हूं। अतुल की यह बात सुनकर लिजाया ने अतुल को लगभग टोन सुनाते हुए कहा था, खुद तो सही से खड़े नहीं हो पा रहे और मुझे सही से दवाई लगाने के लिए कह रहे हैं। लिजाया की यह बात अतुल ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले ली थी, इसीलिए अतुल ने लिजाया को अपने गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाने का खुद से ही चैलेंज लगा लिया, क्योंकि अतुल भले ही नशे की हालत में था पर अतुल इस तरह का इंसान है कि वह अपनी रिस्पेक्ट किसी के भी सामने गिराने वालों में से नहीं था। इसीलिए अतुल ने लिजाया को अपने गोद में उठाया हुआ था और लिजाया अपने बोले हुए शब्द से ही अब पछता रही थी कि आखिर उसने अतुल को क्यों ये शब्द सुनाए। अनटाइटल्ड एपिसोड आफ्टर। अतुल जैसे तैसे करते हुए लिजाया को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले ही आता है। बालकनी से रूम का फासला तो 2 से 3 ही कदमों का था, पर अतुल को रूम में आने में तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा लग गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अतुल ने शराब पी रखी थी तो अतुल तो इधर उधर लहराते हुए चल रहा था, इसलिए इतनी देर तो लगनी ही थी। अतुल ऐसे ही लिजाया को अपनी गोद में लेकर ही बेड पर बैठ जाता है। अतुल बेड पर बैठे ही एक लंबी से सांस भरता है और वह लिजाया की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि अतुल की नजर लिजाया की बंद आंखों पर पड़ती है और अतुल लिजाया को निहारने लगता है, क्योंकि लिजाया ने डर के मारे अपनी आंखें अभी तक नहीं खुली थी। लिजाया को अब कैसा फील हो रहा था कि वह हवा में झूल नहीं रही, जैसे कुछ देर पहले अतुल उसको गोद में लेकर इधर से उधर झूल रहा था। अब लिजाया को ऐसा लग रहा था कि अतुल उसको लेकर एक ही जगह पर खड़ा हुई है। ये सोचकर लिजाया ने अपनी आंखें हल्की सी खोलकर अतुल की तरफ देखा, जो उसकी ही तरफ देख रहा था। अतुल की नजर अपनी और देखकर लिजाया ने अपनी नजर वापस से बंद कर ली। लिजाया वापस से अपनी नजर खोलकर अतुल को देख पाते उससे पहले ही अतुल ने अपने होंठ लिजाया के होंठों पर रख दिए और उसको डिपली किस करने लगा। अचानक सी हुई है किससे लिजाया हैरान हो जाती है और लिजाया की आंखें अपने आप ही खुल जाते हैं और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सोचने लगती है कि यह उसके साथ अतुल क्या कर रहा है। उसको ये ख्याल आते ही वह अपने दोनों हाथों से अतुल के कंधे को मारने लगती है। वह अपने आप को अतुल से छुड़वाने की कोशिश करती है। अतुल उसको छोड़ने की बजाय उसको और भी टाइटली पकड़ने लगता है। अतुल ने लिजाया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से बांध लेता है और लिजाया को अपनी गोद में से हटाकर बेड पर लेटा देता है और वह खुद लिजाया के ऊपर आ जाता है। उसने लिजाया को बेड पर लेटा वक्त भी उसने अपनी होंठ लिजाया की होंठ से अलग नहीं किए थे। लिजाया अभी तक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है थी और ऊपर से अतुल उसको सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहा। अतुल तो जैसे नशे की हालत में अपनी सभी हदें भूल गया हो।
अतुल की इस हरकत से लिजाया अतुल पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि अतुल ने यह उसके साथ दूसरी बार किया था। पहली बार तब जब वह अतुल से होटल में मिली थी, और दूसरी बार अभी, और वह भी दोनों बार उसकी मर्जी के बगैर। इसलिए लिजाया को इस बार अतुल पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था, और बीच बीच में अतुल उसके फोटो को काट भी रहा था। ये देखकर तो लिजाया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसलिए लिजाया ने अपना पूरा जोर देकर अतुल को अपने ऊपर से हटा दिया। लिजाया के अतुल को इस तरह हटाने से अतुल इस बार उससे दूर हो गया। लिजाया अतुल को खुद से दूर करने के बाद अतुल के कमरे में एक सेकंड के लिए भी नहीं रखती, और वह अतुल के कमरे से भागती हुई अपने कमरे में आ जाती है, और अपने कमरे में आकर वह लंबी लंबी सांसें पड़ने लगती है। और वही अतुल लिजाया के जाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में चला गया था, क्योंकि उसने बहुत ही सादा शराब पी हुई थी, इसीलिए वह जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया था। वही अतुल के कमरे के बाहर अनिवेद खड़ा हुआ था। अनिवेद ने वह सब कुछ देख लिया था जो अभी अभी अतुल के कमरे में अतुल ने लिजाया के साथ किया। अनिवेद अतुल की यह हरकत देखकर हैरान था। अंडरस्को और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि अतुल ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को अपनी मर्जी से किस किया है, वरना अतुल तो लड़कियों से बेहद ही दूर रहा करता था। और आज अतुल ने अपनी मर्जी से ही लिजाया को अपने करीब लाया था और लिजाया को किस भी किया था। ये देखकर तो अनिर्वेद ने अपना सर पकड़ लिया और अपने आप से बात करते हुए कहता है, अगर सुबह अतुल को ये पता चला कि उसने शराब के नशे में आकर यह सब कुछ किया है तो क्या होगा। अगली सुबह सुबह का वक्त सुबह के 9 ओ क्लॉक बज रहे थे। वही डाइनिंग टेबल पर सभी लोग जमा थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, जैसे कि मयूरा जी, आलिया, फिजा, खुशी, खुशबू, अनिवेद और अतुल भी वहां था। अगर वहां कोई मौजूद नहीं था तो वह थी लिजाया, क्योंकि वह तो भावेश जी के कमरे में थे। डाइनिंग टेबल का माहौल काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा था, क्योंकि कल रात का जो अतुल का गुस्सा था वह अभी तक कोई भी बला नहीं था, इसीलिए वह सभी खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अतुल हमेशा की तरह आज भी शांत ही नजर आ रहा था, और उसके चेहरे पर एटीट्यूड और एरोप्लेन साफ साफ झलक रहा था। अतुल अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगता है कि तभी आलिया ने अतुल के हाथ की चोटों को देखते हुए कहा, भाई आपको यह चोट कहाँ से लगी। आलिया अतुल का हाथ देखते हुए आगे कहती है, भाई ये चोट तो काफी गहरी है। आलिया की ही बात सुनकर अतुल अपना हाथ जेब में डालते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, नहीं आलिया, ये चोट सिर्फ देखने में गहरी लग रही है, दवाई लगा होगा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तारांकन तारांकन। अतुल आलिया से इतना कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। और आलिया आज अतुल की आवाज में कुछ अलग सा ही देख रही थी, मानो कि अतुल किसी बात से परेशान हो। ये सोचकर आलिया अपने आप से बात करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि भाई किसी बात से परेशान है। फिर आलिया अपने आप को जवाब देते हुए कहती है, मुझे लगता है कि कल रात के पास से भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है। हे भगवान, किसी भी तरह ये सब कुछ ठीक कर दीजिए। वही अतुल अपने कमरे की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी लिजाया भी सामने की ओर से आ रहे थे। लिजाया ने सामने से आ रहे अतुल को देख अपने कदम वही रोक लेती है, और उसी वक्त पर अतुल की भी नजर लिजाया पर पड़ती है, और अतुल भी अपने कदम वही रोक लेता है। अतुल की और लिजाया की नजर एक हो जाती है, और वह दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही देखते रहते हैं। अनटाइटल्ड एपिसोड आफ्टर। अतुल के सामने देखते ही लिजाया को कल रात की सभी बातें याद आ जाती है, कि कैसे अतुल ने उसको कल रात को किस किया था। वह सब याद आते ही लिजाया ने अतुल से अपनी नजर हटाकर दूसरी और कैली और अतुल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अतुल के साइड से होकर जाने लगी। और वही अतुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसको इस तरह से इग्नोर करे। अतुल ने लिजाया का यह एटीट्यूड देखकर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए खुद से धीमी आवाज में कहा, लगता है कि मेरे मुंह से यह कुछ सुनना चाहते हैं, पर अभी मैं फिलहाल उसको सुनाने के मूड में नहीं हूं। अतुल ये कहते हुए अपने कमरे में आ जाता है। हाँ, अतुल सच कह रहा था, आज अतुल लिजाया को कुछ भी सुनाने के मूड में नहीं था, इसीलिए तो लिजाया वहां से जा सके, वरना अतुल का मूड होता है उसको कुछ भी सुनाने का तो अतुल लिजाया को इतनी आसानी से थोड़ी जाने देता यहाँ से। अतुल अपने कमरे में आकर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। अतुल आज काफी बेचैन नजर आ रहा था। अतुल अपना सर हल्का सा दबाता है और बेड पर बैठते हुए खुद से कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि कल रात को आखिर हुआ क्या था, और मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। हाँ, अतुल कल रात की बातों को लेकर इतना बेचैन नजर आ रहा था। अतुल कल रात की सभी बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसीलिए अतुल आज इतना बेचैन है। अतुल परेशान होकर बेड से उठकर बालकनी की ओर बढ़ जाता है। अतुल ने जैसे ही बालकनी में कदम रखा, वैसे ही उसका पैर उसी कांच के टुकड़ों पर पड़ जाता है जो उसी ने ही कल रात को तोड़ा था। अतुल के पैर रखने से कांच के टुकड़े अतुल के शूज में लग जाते हैं। अतुल जैसे ही दूसरा कदम बढ़ता है, उसको उसके पैरों में कुछ चुभने जैसा महसूस होता है। यह महसूस करते ही अतुल ने अपनी नज़र फर्श के ओर की, तो फर्श पर कांच के टुकड़े देखकर अतुल नीचे झुककर एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर उस कांच के टुकड़ों को गौर से देखने लगता है। कांच का टुकड़ा देखते ही अतुल समझ गया कि यह शराब की बोतल का टुकड़ा है। फिर अतुल सब कुछ समझ गया कि कल रात को हुआ क्या था। वह सब कुछ समझती ही अतुल अपने आप से बोला, अब मुझे समझ में आया कि कल रात को हुआ क्या था, और कल रात की सभी बात मुझे कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ एक ही इंसान। अतुल के मुंह से एक ही नाम निकला, अनिर्वेद ही बता सकता है। हाँ, अतुल के मुंह से अनिर्वेद का ही नाम निकला, क्योंकि उसे पता था कि कल रात के सभी बातें अनिर्वेद को जरूर पता होगी, इसीलिए तो आज सुबह से अनिर्वेद उससे भागता फिर रहा था। पर अतुल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिर्वेद क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है। फ्लैशबैक थोड़ी देर पहले। अतुल जब सुबह उठा तो उसके
सर में बहुत ही तेज का दर्द हो रहा था और तूने अपना सर पकड़ते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा, मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है। अतुल न फिर भी वह सभी बातों को एक तरफ रखकर बेड से उठकर सीधा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद अतुल फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है और सीधा चेंजिंग रूम में चला जाता है। अतुल थोड़ी देर बाद 3 पीस सूट पहनकर बाहर आता है और सीधा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करने लगता है। बाल सेट करते वक्त उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ी जहां उसको चोट लगी हुई थी। अतुल अपने हाथ के चोट देखते हुए खुद से बोला, ये चोट मुझे कब लगी। अतुल इतना अपने आप से कहीं रहा था कि तभी वहां आलिया उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने के लिए आया। आलिया ने अतुल से कहा, भाई अब जल्दी से आ जाए, ब्रेकफास्ट तैयार है। तब अतुल ने आलिया को सिर्फ हो में जवाब दिया और अपने भाई का जवाब सुनने के बाद आलिया वहां से चली गई। आलिया के जाते ही अतुल भी अपने कमरे से बाहर निकलकर ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। जब अतुल डाइनिंग टेबल की ओर आया तब उसने वहां अनिवेद को देखा। अनिवेद को देखकर अतुल अनिवेद के पास आते हुए बोला, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है। अतुल की आवाज सुनकर जो अनिवेद सैंडविच खा रहा था उसका सैंडविच उसके गले में अटक जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। ये देखकर वहीं बैठे मयूरा जी ने अनिवेद की पीठ पर थपथपाते हुए उसे शांत कराया और उसको पानी भी दिया। अनिवेद ने मयूरा जी के हाथ से पानी लेकर पानी को एक ही सांस में पी जाता है। ये देख अतुल अनिर्वेद को टोन सुनाते हुए कहता है, ऐसे जानवरों की तरह खाना खाएंगे ना तो गले में ही अटकेगा, इसलिए इंसानियत में आकर खाना खाओ ताकि तुम्हारे गले से अच्छे से खाना उतर सके। अतुल की यह बात सुनने के बाद भी अनिवेद ने कुछ भी नहीं कहा। वह अपना सर नीचे झुकाकर खाना खा रहा था क्योंकि अनिवेद अतुल से नजर नहीं मिलाना चाहता था। अनिवेद को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था कि अनिवेद किसी बात से अतुल से डर रहा हो। अनिवेद का ये रूप देखकर अतुल को भी अजीब लगा। फिर भी अतुल ने उन सभी भक्तों को साइड में रखते हुए वापस अनिवेद से कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। अतुल का वापस वही सवाल सुनकर अनिर्वेद अपना सर ऊपर करता है और अतुल की ओर देखकर अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है, वह मैं अतुल, कल रात को मैं घर नहीं गया था, मैं यही सो गया था। ये सुन अतुल अनिवेद के साइड में रखी हुई चेयर पर बैठते हुए कहता है, पर तुम सुबह मेरे कमरे में नहीं थी तो तुम कहाँ थे। अनिवेद बोला, वह मैं अपने कमरे में ही सो गया था। इतना सुन अतुल आगे कुछ भी नहीं कहता और वह खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अतुल ने एक बात नोटिस की कि अनिर्वेद उससे नजरें नहीं मिला रहा और उससे नजरें चुराकर सभी बातों के जवाब दे रहा था। और वैसे भी अतुल को ज्यादा सोचना पसंद नहीं था। अतुल किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचा नहीं करता, इसीलिए अतुल ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। फ्लैशबैक एंड अतुल समझ गया कि अनिर्वेद उससे नजरें क्यों नहीं मिला रहा था। अतुल थोड़ा बहुत समझ गया था शराब की बोतल देखकर कि कहीं ना कहीं इसके पीछे हनीप्रीत का ही हाथ है। अतुल अपने लंबे कदम बढ़ता हुआ बालकनी से अपने कमरे में आता है और अपने जेब से फोन निकालकर अनिर्वेद को कॉल मिलाता है। वही अनिर्वेद गाड़ी में बैठा हुआ था। वह गाड़ी स्टार्ट करते हुए खुशी कहता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना अतुल को कल रात की बातों में से अगर कुछ भी थोड़ा बहुत याद आ गया ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अनिर्वेद यही बोल रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अनिर्वेद ने जेब में से फोन निकालकर देखा तो स्क्रीन पर अतुल का नाम देखकर ही उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया और फिर वह हड़बड़ाहट में अपना फोन उठाकर अपनी फोन की ओर देखते हुए कहता है, क्या करूं मैं, हे भगवान, कहीं से कुछ याद तो नहीं आ गया कि कल रात को मैंने उसके साथ क्या किया था। अगर उसे याद आ गया तो। अनिकेत अपने आप से यह बोल ही रहा था कि फोन की रिंग बजना बंद हो गया। अनिवेद ये देखकर गहरी सांस ली और उसका फोन फिर से बज उठा। फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से ही कहा, अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा ना तो भी मैं शराफत जाऊंगा, इसलिए तो अच्छा है कि मैं अतुल से बात ही कर लूं। अनिर्वेद ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अतुल का फोन रिसीव कर ही लिया। अनिर्वेद ने फोन जैसे ही कान पर रखा वैसे ही सामने से अतुल की गुस्से भरी आवाज आई, अनिर्वेद तुम मेरे कमरे में आओ अभी के अभी। अतुल ने इतना कहकर ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वही अनिर्वेद ने अतुल की गुस्से से भरी आवाज सुनकर ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। अतुल का फोन कट होती है। अनिर्वेद ने अपनी आंखें खोली और सीट से अपना सर टिकटते हुए खुद से कहता है, मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूं। मेरा कल रात का भाड़ा अतुल के सामने फूट चुका है, इसलिए अब छुपने से और भागने से कुछ नहीं होगा। अनिर्वेद इतना बोलकर अपनी गाड़ी से उतरकर अतुल की घर की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। अनटाइटल्ड एपिसोड आफ्टर अतुल के कमरे का माहौल काफी शांत नजर आ रहा था। अतुल के कमरे का माहौल देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि यह शांति तूफान के आने की पहले की शांति है। वहीं अनिर्वेद अपने दोनों हाथ पीछे बांध हुए हैं और अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा हुआ था और वही अतुल ठीक अनिर्वेद के सामने सोफे पर अपने रोबदार अंदाज में बैठा हुआ था। अतुल ने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था और दोनों हाथ सोफे की किनारों पर फैलाए हुए थे और अतुल अपना एक पैर धीरे धीरे हिला भी रहा था। अनिर्वेद लगभग 15 मिनट से ज्यादा ऐसे ही खामोशी से खड़ा हुआ था, अपना सर नीचे झुका है और वही अनिर्वेद की खामोशी देखकर अतुल को बेहद ही गुस्सा आ रहा था। अतुल अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी अतुल से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अतुल अब गुस्से से सोफे से उठता है और अनिर्वेद के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और अन्य देश से अपने कड़क आवाज में कहता है, अनिर्वेद अब सर नीचे झुकाने से और मुझसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, तो तुम मुझे साफ साफ कल रात को क्या हुआ था वह बता दो। वही अनिर्वेद अब समझ चुका था कि अतुल से झूठ बोलने का और
कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वह जितना भी अतुल के सामने खामोश रहेगा उतना ही अतुल को गुस्सा आएगा। इसलिए अनिर्वेद एक गहरी सांस लेता है और अपना सर ऊपर की ओर करता है और अतुल के सामने 2 पल के लिए ऐसे ही देखता रहता है। फिर वह अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए अतुल को सब कुछ बताने की कोशिश करने लगते हैं। वह अतुल अनिर्वेद ने अपनी बात कहना भी शुरू नहीं किया था कि उससे पहले ही अतुल ने अनिर्वेद को बीच में ही रोकते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, अनिर्वेद मुझे सब कुछ सच ही सुनना है। अनिर्वेद आज अतुल के चेहरे पर अपने लिए अलग ही तरीके का गुस्सा देख रहा था, वरना अतुल कभी भी अनिर्वेद पर इतना गुस्सा नहीं होया करता था कि जितना वह आज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बेडरूम में एक लड़का अपने बेड पर लेटा हुआ अपनी खुली आंखों से किसी के सपने देख रहा था। वह लड़का खुद से बात करते हुए बोला, मुझे कम से कम लिजाया का नंबर तो लेना चाहिए था, अब वह मुझे दोबारा कहाँ मिलेगी। हाँ, वह लड़का जो खुली आंखों से लिजाया के सपने देख रहा था वह लड़का कोई और नहीं बल्कि विशाल है। विशाल हॉस्पिटल से अपने घर आ चुका है और विशाल की तबीयत पहले से अब बेहतर है। विशाल के सर पर गहरी चोट लगी थी, इसलिए विशाल के सर पर पट्टी अभी भी बंधी हुई है। और विशाल लिजाया की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि लिजाया ने विशाल की जान बचाई थी और जब लिजाया को हॉस्पिटल में पहली बार देखा तब से ही विशाल के दिल में लिजाया के लिए फीलिंग्स जाग उठी थी, इसीलिए वह खुली आंखों से लिजाया के सपने देख रहा है। विशाल जो बेड पर लेटा हुआ था वह बेड पर बैठते हुए खुद ही को जवाब देते हुए कहता है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो मुझे तो सिर्फ लिजाया को ढूंढना है, तो अगर मैं उसे खोजूंगा तो मुझे पक्का यकीन है कि वह मुझे जरूर मिल जाएगी। वह कहते हैं ना, इश्क का जादू सर पर चढ़ के बोले, बस उसी तरह लिजाया के नाम का इश्क विशाल के सर पर चढ़ चुका था। विशाल ये भी नहीं समझ रहा था कि इतने बड़े शहर में किसी एक लड़की को ढूंढना मतलब बहुत बड़ी बात है। विशाल अपने बेटे से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ये काम आज से ही शुरू करना चाहिए। वह कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग के शुभ काम में देरी कैसी। विशाल खुद को इतना कहकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में थोड़ी देर पहले जो अतुल के कमरे में काफी शांत माहौल था, अब उस कमरे का माहौल काफी गर्म हो चुका है क्योंकि अनिर्वेद ने अतुल को कल रात की सभी बातें बता दी। वह सब सुनने के बाद तो अतुल का गुस्सा अनिर्वेद के लिए जैसे आग का गोला बन चुका हूं और यह बात अनिर्वेद भी नोटिस कर सकता था कि अतुल भी उस पर कितना गुस्सा है। अतुल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अनिर्वेद से कहता है, अनिर्वेद तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुमने मुझे कल रात को शराब पिलाई। अतुल अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अतुल इतना बोलकर खामोश हो जाता है। हाँ, कल रात को अतुल ने अपनी मर्जी से शराब नहीं पी थी, बल्कि अतुल को शराब अनिर्वेद ने पिलाई थी और अनिर्वेद कल रात को अतुल के घर से बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने लिए अतुल से बचने की प्रार्थना कर रहा था। अनिर्वेद ऐसी हरकत के लिए अतुल से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं अतुल को सुबह इस बात का पता चला तो अतुल अनिर्वेद को छोड़ेगा नहीं। वो कहते हैं ना, जिस बात का हमें सबसे ज्यादा डर होता है वही बात सबसे पहले हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। बस उसी तरह ही अनिर्वेद के साथ हुआ। अनिर्वेद अतुल की पीठ की ओर देख रहा था क्योंकि अतुल की पीठ अनिर्वेद की तरफ थी। अनिर्वेद ने जब कल रात की सभी बातें अतुल को की तब से अतुल ने एक नज़र भी अनिर्वेद के और नहीं देखा था। और यह बात अनिर्वेद ने भी नोटिस की थी कि अतुल उसकी तरफ नहीं देख रहा और अनिर्वेद को यह बात खटक रही थी कि अतुल उसकी ओर नहीं देख रहा। इसलिए अनिर्वेद अपनी सफाई देने के अंदाज में अतुल के पास आता है और ठीक अतुल के सामने खड़ा होकर अपनी सफाई देते हुए कहता है, अतुल मैं जानता हूं कि मैंने तुझे शराब पिलाकर बहुत गलत किया, बट मैं क्या करता। तो गुस्से में आकर भावेश अंकल को घर से बाहर निकलने का ही बार बार बोले जा रहा था और तू शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो तूने मुझे शराब पिलाकर शांत करने का आइडिया सोचा, यह अतुल ने कहा अनिर्वेद से। अतुल की यह बात सुन अनिर्वेद अपना सर नीचे झुकाकर अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अपने दोस्त को इस तरह से नीचे सर झुकाकर खड़ा हुआ और उदास देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अतुल ने एक गहरी सांस ली और अपना सर आसमान की ओर करते हुए अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ फेरने लगा और फिर अपना गुस्सा शांत करते हुए अनिर्वेद के कंधे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अनिर्वेद को अपने गले से लगाते हुए अतुल अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैं जानता हूं अनिर्वेद के तूने ये सब कुछ मुझे शांत करने के लिए किया, पर तुझे पता है ना कि मुझे शराब कितनी जल्दी असर कर जाती है और मैं शराब के नशे में आकर किस तरह की हरकत करता हूं। अगर मुझे माम ने या आलिया ने देख लिया होता तो उन दोनों की नज़रों में मैं क्या हो जाता। अतुल आगे कहता है, और तुझे पता है ना कि मेरी बहन के नज़रों में और मेरी मॉम के नज़रों में मैं खुद को कभी भी गिराना नहीं चाहता। हाँ, अतुल सही कह रहा था, उसको शराब बहुत ही जल्दी असर कर जाती है, इसीलिए तो अतुल जब भी किसी भी तरह की पार्टी में जाता था तो वह ड्रिंक नहीं करता था क्योंकि उसको शराब बहुत ही जल्दी असर कर जाती थी। वह बात अतुल भी जानता था, इसलिए अतुल शराब से काफी दूर ही रहा करता था। इसीलिए तो कल रात को अतुल ने नशे में आकर लिजाया के साथ इस तरह की हरकत की थी। वह तो ठीक है कि वहां पर लिजाया थी, अगर लिजाया की जगह कोई और लड़की होती तो अतुल को ब्लैकमेल करके अतुल के पैसे हड़प सकती थी या अतुल की इज्जत भी नीलाम कर सकती थी। अनिर्वेद समझ गया कि अतुल उससे अब नाराज नहीं है, इसीलिए अनिर्वेद थोड़ा मस्ती में आ जाता है और अतुल को खुद से दूर करते हुए अतुल से कहता है, तेरी बहन के और मोम के नज़रों में तो नहीं गिरा, बट लिजाया की नज़रों में कल रात को तू जरूर गिर गया। तूने कल रात को लिजाया के साथ जो हरकत की है उससे तो तू पक्का लिजाया की नज़रों में गिर गया है। अनिर्वेद की यह बात सुन अतुल कुछ नहीं कहता और वह अपने दोनों हाथ जेब में डालकर बड़े ही एटीट्यूड में अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वही अनिर्वेद को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अतुल ने इस बात पर कुछ कहा क्यों नहीं। एपिसोड 47 पक्का ये लिजाया ही है।
वहीं लीजाया लिविंग रूम में आकर मयूरा जी को देखने लगी। उसे मेहरा जी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही मयूरा जी पर पड़ी, जो फोन पर किसी से बात करते हुए वही लिविंग रूम में ही आ रही थी। मयूरा जी लिविंग रूम में आकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठते हुए फोन पर अपने भाई यानी दिनेश जी से कहती है, हाँ भाई, मुझे पता है कि आपके यहाँ दिवाली के 2 दिन पहले पूजा रखी जाती है और हम 1 घंटे के अंदर वहां आने के लिए निकल भी रहे हैं। दिनेश जी मयूरा जी के बड़े भाई थे और दिनेश जी अपनी बहन को बहुत ही मानती है। दिनेश जी हर साल दिवाली के 2 दिन पहले पूजा रखा करते हैं, बस उसी पूजा के लिए वह अपनी बहन को अपने घर बुला रहे हैं। सामने से दिनेश जी की आवाज आए, हाँ तो साथ में आलिया को और अतुल को भी लेकर आना। अपने भाई की यह बात सुन मयूरा जी अपने भाई को जवाब देते हुए कहती है, भाई मैं अतुल को तू नहीं ला सकती, पर मेरे साथ आलिया जरूर आएगी। मयूरा जी की यह बात सुन दिनेश जी ने आगे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह भी जानते थे कि अतुल फैमिली में बहुत ही कम आता जाता रहता है। वही लिजाया मयूरा जी के फोन रखने का इंतजार कर रही थी ताकि वह मयूरा जी से बाहर जाने के लिए बात कर सके। हाँ, लिजाया को आज बाहर यानी हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि कल रात को उसको जो चोट लगी थी वह काफी गहरी थी। उस वजह से लिजाया को आज सुबह से काफी दर्द हो रहा था। वह ठीक से अपनी गर्दन भी हिला नहीं पा रही थी, तो उसने सोचा कि वह एक बार डॉक्टर को दिखा आए, बस उसीलिए वह मयूरा जी से परमिशन चाहती थी। जाहिर सी बात थी कि लिजाया यहाँ पर है कर भावेश जी की देखभाल करती है, तो उससे कहीं भी जाने के लिए परमिशन लेकर ही बाहर जाना पड़ेगा ना। मयूरा जी ने अपने भाई से थोड़ी बहुत बात करने के बाद फोन कट कर दिया और मयूरा जी की नज़र वहीं खड़ी हुई लिजाया पर पड़ी, जो अपने ही सोच में गुम थी। लिजाया ये सोच रही थी कि वह मयूरा जी से बाहर जाने की बात करें या ना करें, क्योंकि उसने मयूरा जी की बात सुनी कि उसकी मयूर आंटी आज कहीं बाहर जाने वाली है, इसीलिए वह सोच रही थी कि वह बाहर जाने की बात करें या ना करें। लिजाया अपने ही सोच में घूमती कि तभी मयूरा जी आवाज उसके कानों तक जाती है। मयूरा जी ने उससे कहा, लिजाया बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या? मयूरा जी की आवाज सुन लिजाया अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और मयूरा जी से कहती है, वह आंटी आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मयूरा जी जवाब देते हुए कहती है, हाँ वह मेरे भाई के यहाँ जा रहे हैं हम आज। वह मेरे भाई के यहाँ दिवाली के 2 दिन पहले पूजा रखी जाती है, बस उसी पूजा में हम जा रहे हैं। लिजाया मयूरा जी के चेहरे पर खुशी देख सकती थी कि अपने भाई के यहाँ जाने की मयूरा जी को कितनी खुशी हो रही है। लिजाया को बहुत ही अच्छा लग रहा था मयूरा जी के चेहरे पर यह खुशी देखकर, वरना कल रात की बात को लेकर दो मयूरा जी काफी उदास हो चुकी थी। मयूरा जी की बात सुन लिजाया मेहरा जी को खुश होती हुई कहती है, आंटी आप पूजा के लिए जा रहे हो ना, तो आप भावेश अंकल के लिए बहुत सारी प्रार्थना करना ताकि भावेश अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सुन मयूरा जी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और लिजाया से कहती है, वह तो मैं जरूर करूंगी, पन तुम बताओ कि तुम किस काम से मेरे पास आई थी? मयूरा जी की यह बात सुनकर लिजाया वापस से सोच में पड़ जाती है कि वह बाहर जाने की बात करें या ना करें, पर लिजाया का हॉस्पिटल जाना जरूरी था, इसीलिए वह मयूरा जी से बाहर जाने के बाद कर ही देती है। और मयूरा जी ने उसको बाहर जाने की परमिशन दे दी थी और लिजाया 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी आंटी कहकर वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। लिजाया ने मयूरा जी से हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी उसकी चोट के बारे में पता चले। वहीं लिजाया के जाने के बाद तुरंत ही अतुल और अनिवेद दोनों ही ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। अतुल लिविंग रूम से बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके नज़र मयूरा जी पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठी हुई थी। मयूरा जी को देख अतुल अपनी मॉम के पास आते हुए कहता है, मॉम आप मामा जी के यहाँ कब जाने वाले हैं? अतुल भी यह जानता था कि उसके मामा जी हर साल दिवाली के 2 दिन पहले पूजा रखते थे, इसीलिए अतुल ने डायरेक्टली मयूरा जी से यह कहा। अतुल की आवाज सुन मयूरा जी अतुल के सामने देखते हुए जवाब देती है, वह हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। अतुल अपनी मॉम के पास बैठकर अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बातें करता है और फिर ऑफिस जाने के लिए वह वहां से निकल जाता है। मयूरा जी कल की बात से उदास तो थी, पर वह अतुल से नाराज नहीं थी, क्योंकि मयूरा जी को पता था कि उसमें अतुल की थोड़ी सी भी गलती नहीं है कि वह अपने पापा इस तरीके से पेश आता है। वैसे तो अतुल को किसी से भी ज्यादा बात करना या ज्यादा किसी बात पर चर्चा करना पसंद नहीं था, पर अतुल अपनी बहन से और अपनी मॉम से अपना दिल खोलकर बात किया करता है, क्योंकि अतुल अपनी लाइफ में उन दोनों से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। वही लिजाया टैक्सी का इंतजार करते हुए सड़क पर खड़ी हुई थी। लिजाया ने अपना फोन निकालकर माया को कॉल लगाया। सामने से फोन तुरंत ही रिसीव हुआ तो लिजाया ने माया से कहा, क्या हुआ माया, तूने आज की छुट्टी के लिए बात की क्या? सामने से माया की उदासी भरी आवाज आई, हाँ लिजाया, बॉस ने छुट्टी देने से साफ साफ मना कर दिया। तो कोई बात नहीं माया, मैं तो वैसे भी तुझे पहले से ही कहा बॉस तुझे छुट्टी नहीं देगा, फिर भी तू नहीं मानी, ये लिजाया ने कहा। लिजाया ने आगे कहा, कोई बात नहीं है माया, मैं अकेली ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी, तू फिक्र मत करो। माया ने लिजाया की फिक्र करते हुए कहा, कैसी फिक्र ना करो, मैं तेरी, तू मेरी लौती बेस्ट फ्रेंड है और तू इतनी तकलीफ में है वह भी उस अतुल की वजह से। अतुल ने तेरे साथ कल रात को ये हरकत की, फिर भी तू उसके ही घर में रह रही है। हाँ, लिजाया ने माया को कल रात के बारे में सब कुछ ही आज सुबह ही बताया, जब उसने माया को हॉस्पिटल आने के लिए कहा था, और यह सुनकर माया ने उससे काफी सारे सवाल भी किए थे, इसलिए लिजाया ने माया को सब कुछ बता दिया था। लिजाया फोन रखते हुए माया से लास्ट बात करते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं कॉल करती हूँ, मैं तुझे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद कॉल करती हूँ। लिजाया की यह बात सुन लिजाया को उसका ख्याल रखने को कहा और इतना सुनने के बाद लिजाया ने यहाँ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया।
क्योंकि वह जानती थी कि माया सामने से फोन कट नहीं करेगी, क्योंकि जब से माया को पता चला है कि लीजाया को चोट लगी है तब से माया को लीजाया की फिक्र हो रही थी। माया की यह फिक्र देखकर लीजाया को एक ही एहसास होता था कि माया उसकी बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी और फिक्र भी करती थी। हाँ, ये बात तो सच है कि माया लीजाया की बहुत ही फिक्र करा करती है। ये तो माया के हाथ में नहीं था कि वह छुट्टी लेकर यहाँ आ सके, वरना वह कब की अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आ गई होती। वही लीजाया सड़क पर खड़े हुए टैक्सी का कब से इंतजार कर रही थी। लीजाया को वहां खड़े हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे, फिर भी एक टैक्सी उससे मिल ही नहीं रही थी और ऊपर से सुबह की बढ़ रही धूप लीजाया की चोट को जलाने का काम कर रही थी। लीजाया को उसकी चोट पर बहुत ही जलन महसूस हो रही थी, फिर भी लीजाया जैसे भी करते हुए अपने आप को कंट्रोल रखे हुई थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी के अंदर से एक शख्स कब से वहां सामने सड़क पर खड़ी लीजाया को देखे जा रहा है। वह शख्स के चेहरे पर ना बयां करने वाली मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वह शख्स ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए खुशी जाहिर करते हुए कहा, हाँ ये पक्का लीजाया ही है, हाँ मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यह पक्का लीजाया ही है। वह शख्स आगे बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो बात मैंने आज सोचा कि शुभ काम में देरी कैसी, मैं लीजाया को ढूंढ कर ही रहूंगा, वह काम इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह गाड़ी में बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि विशाल ही है। विशाल ने जब लीजाया को सड़क पर खड़े हुए देखा तो लीजाया को देखकर विशाल को ऐसा लगा कि उसने इस लड़की को कहीं देखा हुआ है। विशाल ने लीजाया के चेहरे को गौर से देखा तो वह लीजाया को पहचान गया कि वह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। विशाल के दिल में लीजाया का चेहरा साफ तरीके से बसा हुआ है, बट फिर भी विशाल ये कंफर्म करना चाहता था कि सामने सड़क पर खड़ी हुई लड़की लीजाया है या नहीं। विशाल तो जैसे लीजाया को पहचानते ही पागल हो चुका था। वह तो अपने गाड़ी में ही किसी बारात में बारातियों की तरह नाचने लगा। विशाल फिर थोड़ी देर बाद खुद को कैसे भी करते हुए कंट्रोल करता है और फिर एक गहरी सांस लेकर उससे कहता है, विशाल विशाल कंट्रोल कर, तेरी लीजाया कब से वहां धूप में खड़ी है और तू यहाँ नाच रहा है। विशाल इतना बोलकर अपनी गाड़ी लीजाया की ओर बढ़ा ली। तकरीबन 2 मिनट के बाद विशाल की गाड़ी ठीक लीजाया के साइड में आकर रुके। अपने सामने चमचमाती व्हाइट कार को देखकर लीजाया अपने आप से बात करते हुए कहती है, लगता है इसमें ये कार खरीदने में ही अपनी सारी कमाई लगा दी है। लीजाया इतना सोच ही रही थी कि तभी गाड़ी का शीशा नीचे की ओर हुआ और अंदर बैठा विशाल लीजाया को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, हेलो लीजाया। वही लीजाया किसी अनजान शख्स से मुंह से अपना नाम सुनकर लीजाया गाड़ी के अंदर झांक कर उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगी, क्योंकि धूप की वजह से उसको साफ साफ गाड़ी में कौन बैठा है वह दिखाई नहीं दे रहा था। लीजाया ने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाई और थोड़ा गाड़ी के करीब आकर गाड़ी में दोबारा से झांक कर देखा तो इस बार उसको उस शख्स का चेहरा साफ साफ नजर आया। उसने जैसे ही विशाल को देखा तो वह विशाल को देखकर ही पहचान गई कि गाड़ी में वही लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी। एपिसोड 48, अतुल की जलन। विशाल को पहचानते ही लीजाया विशाल के गाड़ी के और भी पास आती है और अपना सर नीचे झुकाकर विशाल को देखते हुए कहती है, अरे आप। विशाल लीजाया की ओर देखते हुए जवाब देता है, हाँ मैं जिसकी आपने जान बचाई थी। लीजाया बोली, हाँ मैं आपको पहचान गई, और आपकी तबीयत कैसी है। विशाल अपनी सर पर जो पट्टी बंधी हुई है उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है, आप देख सकते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है। लीजाया विशाल की सर पर बंधी पट्टी की ओर देखते हुए जवाब देती है, आपके पट्टी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए और आप आराम करने की वजह निकल पड़े हो सवारी पर। लीजाया, इस बात पर विशाल हल्का सा मुस्कुराता है और लीजाया की ओर देखते हुए रहता है, हाँ अब सहारे पर तो निकलना ही पड़ेगा ना, बेड पर लेटे लेटे मैं परेशान हो चुका था और मुझे इतना आराम करना पसंद नहीं है। विशाल की इस बात पर लीजाया हल्का सा मुस्कुराती है और अपनी नजरें विशाल से हटाकर सड़क की ओर देखने लगती है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था और जाकर उसको 1 घंटे में रिटर्न भी आना था, इसीलिए वह जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। वहीं लीजाया इस बात से बेखबर ठीक है कब से 2 गुस्से भरी नजरें उसे और विशाल को बात करते हुए देख रही थी। वो नजरें किसी और की नहीं बल्कि अतुल की थी। असल में अतुल अपनी कार चला रहा था, तभी उसकी नज़र लिजाया पर गई। लिजाया को देखकर अतुल ने अपनी कार रोकी, फिर वो अपनी कार का दरवाजा खोलकर बाहर आने वाला था कि उसने लिजाया के पास किसी की कार जाते हुए देखी। ये देख अतुल अपने कदम वही रोक लेता है और वहां से जाने लगता है कि तभी उसने देखा कि गाड़ी के अंदर एक लड़का है जो लिजाया से बात कर रहा है। ये देख अतुल की हाथ की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। पता नहीं अतुल को लिजाया को किसी लड़के से बात करे हुए देख अतुल को एक जलन का एहसास हो रहा था और ऊपर से उसको बेहद गुस्सा भी आ रहा था लिजाया पर। अतुल ने गुस्से से कहा, पता लगाओ कि ये लड़का कौन है। अतुल ने अपने साइड में बैठे हुए अनिवेद से कहा। विशाल की पीठ अतुल की तरफ थी, इसलिए अतुल सिर्फ विशाल की पीठ देख सकता था। अनिवेद अतुल के साथ ही ऑफिस के लिए निकला था और उसने अतुल का ये गुस्सा और जलन भी देखी। अतुल की यह बात सुनकर अनिवेद अपने मन में बात करते हुए कहता है, कभी कभी तो यह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वही विशाल में देखा अकेली जाया कब से सड़क पर देख रही है तो विशाल को लगाकर शायद ले जाया को कहीं जाना है, इसीलिए विशाल ने डायरेक्टली लिजाया को पूछते हुए कहा, लिजाया क्या तुम्हें कहीं जाना है। लिजाया ने ये सुन विशाल के और देखते हुए अपनी गर्दन हमें खिलाई। तू ये देख, विशाल ने उससे तुरंत ही कहा, तो चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जहाँ भी जाना है। विशाल की यह बात पर लिजाया सोच में पड़ जाती है कि वह विशाल के साथ जाए या ना जाए, क्योंकि वह विशाल को ज्यादा जानती नहीं है। विशाल से उसकी ये दूसरी ही मुलाकात है। फिर भी लिजाया कुछ सोचकर विशाल की कार में बैठ जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं विशाल एक अच्छे घर का लड़का लग रहा था। विशाल की नीयत उसको कुछ खराब नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि विशाल ने उससे नॉर्मल ही बात की अभी।
वही लीजाया को गाड़ी में बैठत हुए अतुल ने भी देखा। ये देखकर तो अतुल का जो गुस्सा था उससे भी कहीं ज्यादा आग बबूला में बदल चुका था और उसने गुस्से में आकर अपनी कार स्टार्ट की और उसने गाड़ी रॉकेट की स्पीड से चलाकर वहां से चला गया क्योंकि वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद विशाल की कार उसी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है जिस हॉस्पिटल में लीजाया को आना था। लीजाया कार से उतरकर विशाल की ओर दिखती है, हल्का सा मुस्कुराते हुए विशाल से कहती है, ओके भाई विशाल। विशाल ने भी अपना हाथ लहराकर लीजाया को बाय किया। फिर लीजाया वहां से हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए चली गई। वही गाड़ी में बैठा हुआ विशाल जाती हुई लीजाया को देख रहा था। विशाल आज बहुत खुश नजर आ रहा था क्योंकि हॉस्पिटल आने तक विशाल ने लीजाया से काफी सारी बात की, बस उसी की वजह से विशाल आज बहुत ही ज्यादा खुश था। विशाल ने अपनी कार यू टर्न ली और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अतुल अपने केबिन में बैठा हुआ था। अतुल का आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अतुल जैसे ही काम में मन लगाना चाहता था उसकी आंखों के सामने लीजाया का किसी लड़की के साथ बात करना उसको बार बार याद आ जाता था। उसकी वजह से अतुल अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद लीजाया हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी टैक्सी का इंतजार करते हुए। लीजाया का चेकअप हो चुका था। लीजाया की चोट के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। लीजाया का चेहरा इस वक्त लाल पड़ चुका था क्योंकि दवाई लगाने के बाद लीजाया को उसकी चोट पर और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद लीजाया को टैक्सी में ही जाती है और वह हॉस्पिटल से अतुल के घर जाने के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल अतुल के घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए लीजाया घर जल्दी ही पहुंच गई है। लीजाया ने घर में आकर देखा तो लिविंग रूम में मयूरा जी और आलिया दोनों ही जाने के लिए तैयार होकर बैठे हुए। वह दोनों लीजाया के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जब आलिया की नजर लीजाया पर पड़ी तो आलिया सोफे पर से उठते हुए अपनी मॉम से कहती है, मॉम देखो लीजाया आ गई। लीजाया तब तक उन दोनों के पास आ जाती है। मयूरा जी लीजाया के कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा उदास से कहते हैं, लीजाया वैसे तो बेटा मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलते, पर यहाँ भावेश जी का ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा रही बेटा। ये सुन लीजाया मयूरा जी का हाथ अपने कंधे से लेकर अपने हाथों में थामते हुए मयूरा जी से प्यार से कहती है, आंटी इसमें उदास होने की क्या बात है, मैं भले ही आपके साथ नहीं आ रही बट आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं लेकर आने वाली है, ये तो मुझे पक्का यकीन है। मयूरा जी लीजाया को अपने गले से लगा लेती है और वही खड़ी हुई आलिया भी अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहती है, मैं भी, और आलिया भी उन दोनों के गले से लग जाती है। मयूरा जी और आलिया के साथ फिजा खुशी खुशबू भी दिनेश जी के घर जाने वाले थे। वह सभी थोड़ी देर बाद घर से निकलकर दिनेश जी के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। सबके जाने के तुरंत ही लीजाया भावेश जी के कमरे में आकर अपने कामों में लग जाती है। शाम का वक्त तकरीबन शाम के 6 बजे बज रहे थे। लीजाया अपना सारा काम निपटा कर टेरेस पर आई हुई है। वैसे तो लीजाया अपना सारा काम निपटाने के बाद उसके पास जो वक्त होता था वह वक्त वह आलिया के साथ और मयूरा जी के साथ ही बिताया करते थे, पर आज मयूरा जी और आलिया दोनों ही घर पर नहीं है तो उससे ने सोचा कि वह कुछ देर टेरेस पर जाकर अपना मन हल्का कराए। लीजाया ने अपने दोनों हाथ बावरी वॉलपेपर रखे हुए थे। लीजाया एक तक ढलते हुए सूरज को ही देखे जा रहे थे। ढलता हुआ सूरज अपने सारे रोशनी लेकर धीरे धीरे ढल रहा था। ढलते हुए सूरज को देख लीजाया को बड़ा सुकून सा मिल रहा था और ऊपर से शाम की ठंडी ठंडी हवा लीजाया के चेहरे को छूते हुए जा रहे थे। जैसे ही लीजाया के चेहरे को हवा छू रही थी लीजाया अपनी आंखें बंद करके उन हवाओं को महसूस कर रही थी। उन हवा को महसूस करने के बाद लीजाया को एक सुकून सा मिल रहा था, मानो उसके जिंदगी में ये सुकून काफी वक्त के बाद आया। वही अतुल की कार थी, उसके घर के सामने आकर रुकती है। हाँ, अतुल आज ऑफिस से घर जल्दी आ गया था क्योंकि आज सुबह की बात अतुल को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए अतुल का मन किसी भी काम में लग नहीं रहा था, इसलिए वह परेशान होकर अपने घर जल्दी आ गया है। अतुल अपनी कार से उतरकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां सामने टेरेस पर जाती है जहां लीजाया खड़ी हुई थी। एपिसोड 49 गलत इल्जाम। लीजाया को टेरेस पर देख अतुल अपने कदम वहीं रोक लेता है। हाँ, और अतुल लीजाया को वहीं से देखने लगता है। लीजाया की वह लंबे खुले हुए बाल जो हवा की वजह से लहरा रहे थे। लीजाया को इस तरह देख अतुल थोड़ी देर के लिए तो जैसे खो जा गया हो। अतुल लीजाया को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों में जलन महसूस ना हुई। अतुल की आंखों में जलन की वजह से आंसू भी भर आए, फिर भी अतुल ने अपनी नजरें नहीं हटाई। फिर अचानक से पता नहीं अतुल को क्या हुआ, उसने लीजाया से अपनी नजरें हटा ली और अपनी हाथों की मुट्ठियां बना ली। थोड़ी देर पहले अतुल के चेहरे पर लीजाया को देखने से जो शांति नजर आ रही थी अब वह नहीं थी, अब वह गुस्से में बदल चुकी थी, मानो अतुल को कुछ याद आ गया हो। अतुल ने अपने कदमों को घर के अंदर की ओर बढ़ा ली है। अतुल अंदर आकर अपने कमरे की सीढ़ियां चलने की बजाय टेरेस की सीढ़ियां चढ़ने लगा जो अतुल के घर के मेन दरवाजे के कोने में आती है। अतुल के घर आने का एक ये भी कारण था कि वह लीजाया से सुबह के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि अतुल से रहा नहीं जाएगा जब तक वो लीजाया से यह बात क्लियर नहीं करेगा कि वह लड़का आखिर उसका क्या लगता है। अतुल लंबे कदम बढ़कर टेरेस पर आ गया है। वहीं लीजाया ने किसी की कदमों की आवाज सुनी तो वह पलटकर पीछे की ओर देखने लगी जहां से ऊपर आने का रास्ता था। लीजाया ने जब अतुल को वहां देखा तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। लीजाया खुद भी नहीं जानती थी कि अतुल को देखते ही उसके दिल की धड़कनें क्यों इतनी तेज बढ़ने लगती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि लीजाया की धड़कन अतुल से वह डर रही थी इसलिए तेज हो रही थी या कोई और बात है। अतुल की आंखें तो गुस्से से लाल हो रखी थी। अतुल अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए ठीक लीजाया के सामने खड़ा हुआ था। अतुल को देख इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो हो सुबह की बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो।
लिजाया ने अतुल से अपने नजरें हटाकर नजरें नीची कर वहां से जाने लगी। वह मुश्किल से 2 से 3 ही कदम आगे बढ़ी होगी कि तभी अतुल की कड़कपन शांत आवाज आए, आज तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने कही थी तो तुम्हें काफी मजा आया होगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड शब्द सुन लीजाया रुक जाती है और अतुल की कही बात पर गौर करने लगती है। बॉयफ्रेंड, वह भी मेरा? हाँ, लीजाया का सोचना सही था क्योंकि लिजाया को तो कभी फुर्सत मिले तब वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचे ना। लिजाया ने तो अभी तक किसी लड़के के लिए अपने दिल में फीलिंग्स भी नहीं लाई थी और डायरेक्टली अतुल कह रहा है कि वह उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर आई है, जो कि लिजाया का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। लीजाया सोच में पड़ जाती है कि आखिर अतुल किसकी बात कर रहा है। फिर अचानक से लीजाया की दिमाग की बत्ती जलती है और वह अपने आप से मन में बात करते हुए कहती है, मिस्टर शाह आज की बात कर रहे हैं? कहीं मिस्टर शाह ने मुझे विशाल के साथ तो नहीं देख लिया और मिस्टर शाह विशाल को मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हो? ये सोच लिजाया समझ गई कि जरूर अतुल विशाल की ही बात कर रहा है। फिर भी लिजाया अतुल को कुछ भी जवाब नहीं देती और मानो कि वह अतुल को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से जाने लगी। अतुल अपनी बात बोलने के बाद तुरंत ही लीजाया की ओर पलट गया था और वह कब से लीजाया के बोलने का इंतजार कर रहा था। अतुल ने जब देखा कि लीजाया उसको बिना जवाब दे यहाँ से जा रही है तो अतुल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और अतुल ने गुस्से में आकर लीजाया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और लीजाया को एक झटके से उसने चारदीवारी से लगा दिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। लीजाया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अतुल ने लीजाया की गर्दन को अपने हाथ से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, मेरी बात का जवाब दो। अतुल वापस से अपनी बात दोहराते हुए बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हें मजा आया होगा ना आज? अतुल ने लीजाया की गर्दन पर हाथ रखा था, उसकी वजह से लीजाया को जो गर्दन पर चोट लगी थी उसमें से खून निकलने लगा था और ऊपर से लीजाया को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। लीजाया ने अपनी आंखें खोलकर अतुल के सामने देखते हुए कहा है, मिस्टर साहब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वह शब्द सुन अतुल का गुस्सा जैसे गायब ही हो गया हो और अतुल ने लीजाया की गर्दन को छोड़ लीजाया को ठीक से खड़ा करते हुए कहा, तुम आज सुबह जिसके गाड़ी में बैठकर जा रही थी वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। लीजाया ने अपनी गर्दन नामे हिलाई। अतुल को ये सुनकर एक तसल्ली हो गई कि लीजाया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर अतुल की नजर लीजाया की गर्दन पर पड़ती है जहां लाल निशान जैसा कुछ था। वह देख अतुल अपने हाथ की पकड़ लीजाया के बाह पर मजबूत कर देता है और लीजाया की आंखों में आंखें डालकर रहता है, मुझसे झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम एक घटिया लड़की हो। तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मनाकर आई हो और मुझसे कह रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अतुल ने इतना बोलकर लीजाया को एक झटके से छोड़ दिया। इतना बोलकर भी अतुल खामोश नहीं रहता। अतुल लीजाया की और पीठ दिखाते हुए खड़ा हो जाता है और लीजाया को और सुनाते हुए कहता है, तुम जैसी लड़की बस सबके साथ रंगरेलियां बनाकर उन सब से पैसे हड़पना चाहते हैं और वैसे भी तुम्हें मानना पड़ेगा, इतना अमीर ज्यादा लड़का फंसाया है तुमने। मैंने जब तुम्हें उसके साथ इतनी प्यार से बात करते हुए दिखा ना तभी मैं समझ गया कि तुम उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अतुल लीजाया की और पलट कर लीजाया की गर्दन की और अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, मगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये लाल निशान कैसी है? ये लाल निशान तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं तुम्हें दिए होगी, आज तुमने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कहा होगा कि वह तुम्हें खुश करें। अतुल की उंगली के पॉइंट का इशारा सुमति कर लीजाया अपनी गर्दन पर हाथ रखती है और उसे कल रात की बातें याद आती है कि कैसे अतुल ने उसकी गर्दन पर भी काट था और उसको किस तरीके से किस किया था। हाँ, कल रात को अतुल नहीं लीजाया की गर्दन पर लाल निशान छोड़े थे। अब वह लाल निशान को लव बाइट का नाम दिया जाए या कुछ और वह कहना मुश्किल था और लीजाया को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी उसको इतना बदनाम करने पर क्यों तुला रहता है हमेशा और आज भी उसको जलील पर जलील के जा रहा है। अब लीजाया के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। एपिसोड 50, मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। लिजाया के सब्र का बांध अब टूट गया और वो चिल्लाकर बोली, बस कीजिए मिस्टर सा, आप क्यों जब से मुझसे मिले हैं आप मुझे क्यों इतना जलील कर रहे हैं? क्यों, आखिर क्यों? अगर मेरी मजबूरी ना होती ना आपके यहाँ रहने की तो मैं ऐसे इंसान के घर कभी ना रहती जो हर वक्त मुझे बदलाव करने पर तुला रहता है। ये तो मेरी मजबूरी होने मुझे पकड़ा हुआ है और चारों ओर से मुझे मेरी मजबूरी होने गैर रखा है। उस मजबूरी के चलते मैं आपके घर से जा भी नहीं सकती, वरना मैं आप जैसे इंसान के साथ एक पल ना बताऊं जो हर बार मुझे कहीं भी किसी भी बात को लेकर बदनाम करता रहता है। लीजाया की आंखों से आंसू गिरने लगे और बहे भी क्यों ना, आखिर एक लड़की कब तक अपने आप को ऐसे ही जलील करते देखती रहे। आज तो लीजाया की बर्दाश्त का पारा भर गया था। अतुल अपने दोनों हाथ जेब में डालकर लीजाया के और पीठ दिखाते हुए खड़ा था और लीजाया ये सब कुछ अतुल की पीठ की ओर देख बोल रही थी। जैसे कि लीजाया ने आज अपनी जुबान खोली दी थी तो वह कहाँ इतनी जल्दी खामोश रहने वाली थी। लीजाया अतुल के सामने बिना डरे आकर खड़ी हो जाती है और अपने बाल साइड में करके वह लाल निशान और गर्दन पर लगी चोट को दिखाते हुए अतुल से कहती है, आप ही लाल निशान की बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि यह लाल निशान मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है? तो मिस्टर सा ऐसा नहीं है, ये लाल निशान कल रात
को आप जब शराब के नशे में धुत थे तब आपने ही यह निशान मुझे दिए हैं और इतना ही नहीं आपकी वजह से मुझे ये लिजाया चोट को दिखाते हुए कहती है ये चोट भी लगी थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप इस बैंडेज को हटाकर देख लीजिए। आपने जो कल रात को आपकी बालकनी में शराब की बोतल छोड़ी थी उसी कांच का टुकड़ा अभी तक यही मेरी चोट पर लगा हुआ है और मैं आज सुबह उस लड़के के साथ रंगरेलियां बनाने के नहीं गई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी इसी चोट को दिखाने के लिए। लिजाया ने एक ही सांस में अपनी सारी बातें बोल दी। वही अतुल तो शायद यह भूल गया था कि अनिवेद ने उसे बताया था कि कल रात को उसने यानी अनिवेद ने लिजाया को अतुल के कमरे में भेजा था और अनिवेद ने अतुल को साफ साफ ये भी कहा था कि कल रात को उसने शराब के नशे में आकर जबरदस्ती लिजाया को किस भी किया था। अतुल तो जैसे लिजाया को विशाल के साथ बात करें देख वह सब भूल गया हो, पर अतुल के भूलने की वजह से और गुस्से की वजह से उसने क्या कुछ लिजाया को नहीं सुनाया बल्कि उसने तो लिजाया को बहुत बदनाम कर दिया था। क्या ये जलन थी? क्या अतुल को लिजाया से प्यार है इसीलिए वह गुस्से में इतना पागल हो गया था? उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी लिजाया को सुनाने में। अगर यह प्यार है तो अपने प्यार को कोई इस तरह से क्यों बदनाम कर रहा है? कैसा प्यार है यह अतुल का? वही अतुल कब से खामोश होकर सिर्फ लिजाया की बातों को सुन रहा था और लिजाया के बात सोने के साथ साथ लिजाया के चेहरे पर जो गुस्सा था वह भी साफ साफ देख सकता हूं कि लिजाया कितने गुस्से में है। ऐसा नहीं था कि लिजाया ने अतुल से पहले गुस्से में बात नहीं की थी, पर वह हल्का सा गुस्सा दिखाकर सिर्फ अतुल को अपनी सफाई दे दी थी। पर आज तो लिजाया ने अपनी सभी भड़ास को जैसे अतुल के सामने निकाल कर रख दी हो। अतुल लिजाया की भीगी हुई पलकों को देख रहा था। अतुल को लिजाया की आंखों में इस बात के सच्चाई नजर आ रही थी। हाँ, अतुल को लिजाया की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी कि लिजाया सच कह रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अतुल को वह सच्चाई दिखते हैं। अतुल खुद को एकदम रिलैक्स फील करने लगता है कि मानो उसके सर से एक वजन कम हो गया हो कि फाइनली लिजाया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वही लिजाया अतुल के सामने देख बस रोए जा रही थी। वह बोधक अतुल के सामने घुटनों के बल बैठ अपना सर नीचे झुकाकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोती हुई अतुल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है प्लीज प्लीज मिस्टर साहब, मैं थक चुकी हूँ आपके मुंह से अपनी बदनामी और इतने गंदे शब्द सुन सुन, प्लीज आप मुझे चैन से जीने दीजिए। आपने क्या मेरे साथ 8 महीनों का कंस्ट्रक्शन किया? आपने तो मेरी सारी जिंदगी अपनी मुट्ठी में कर ली और आपका जब मन चाहे तब मुझे बदनाम कर दिया और कुछ भी सुना दिया, पर मैं अब और नहीं सुन सकती। आप जिस तरह की लड़की मुझे समझते हैं मैं वैसे नहीं हूँ। मेरी मजबूरियां हैं पैसों के पीछे भागने में, मजबूरियों में डूबी हुई हूँ। लिजाया के आवाज जिस क्यों में बदल गई। लिजाया आगे कुछ ना बोल सके और वह जोर जोर से रोने लगी। लिजाया का सालों का दर्द आज उसके आंसुओं से बाहर आ रहा था और वह दर्द आज अतुल भी देख सकता था लिजाया की आंखों में। लिजाया को ऐसे दर्द में देख अतुल को भी दर्द हुआ। अतुल अपना ईगो छोड़ लिजाया के सामने वह भी घुटनों के बल बैठ जाता है। अतुल अपने दोनों हाथ लिजाया के चेहरे की ओर बढ़ाता है और लिजाया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर लिजाया का चेहरा ऊपर की ओर करता है और अतुल अपना सर लिजाया के सर से लगाकर धीमी आवाज में कहता है तुम्हें ये झूठ मेरी वजह से लगी है और मैं क्या से क्या सोच रहा था। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारे सारे दर्द आज से अपने ऊपर ले लूंगा और मैं तुम्हें एक दर्द नहीं दूंगा। अतुल की इतनी धीमी आवाज और इतनी प्यारी बात सुन लिजाया अपनी आंखें खोल के से अपने दोनों हाथ अतुल के हाथों पर रख अतुल की दोनों हाथ अपने चेहरे से दूर कर वह अपनी जगह से उठ अतुल से दूर हो जाती है और अतुल को नासमझी नजरों से देखने लगती है, मानो कि वह अतुल की इन शब्दों पर यकीन ही ना कर सकी हो। और वह करेगी भी कैसे? थोड़ी देर पहले जो इंसान उसको बदनाम करता था और उससे बदतमीजी से बातें कर रहा था वह इतनी सॉफ्ट तरीके से उससे पैसा रहा है अब। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अतुल भी अपनी जगह से उठ लिजाया की ओर दिखने लगा। अतुल लिजाया को बहुत ही सेंटेंस नजरों से देख रहा था। वही लिजाया तो अभी तक शार्क में थी। लिजाया ये सोच रही थी कि उसने जो अतुल के मुंह से शब्द सुने क्या वह सही सुने या उसके कुछ गलत सुन लिया। क्या उसके सामने वही अतुल था जो उसको हमेशा जलील करता था और आज वही अतुल ने अपने ही बोले हुए शब्दों के लिए उसी माफी मांगी। लिजाया अपने होश में आकर अतुल से वही गुस्से में कहती है किसी को इतना सब कुछ सुनाने के बाद एक माफी शब्द आता है किसी की जुबान पर और आप जैसा इंसान किसी से माफी मांगे नहीं सकता। माफी मांगने के पीछे भी आपका कोई मकसद होगा, जैसे मुझसे 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के पीछे आपकी कंपनी का सबसे बड़े इवेंट का आपको फायदा था, बस उसी की तरह आपकी माफी के पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह छुट्टी होगी। लिजाया आगे बोली मैं इस बार आपकी कोई भी जाल में नहीं फंसने वाली, समझे आप। लिजाया को तो गुस्से में ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसकी चोट से काफी सारा खून बह रहा था और वह खून उसके सीने तक आकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। लिजाया की पूरी गर्दन खून से भीग कुछ की थी। वही अतुल तो पहले चुपचाप से लिजाया की गुस्से भरी बातें ही सोने जा रहा था, फिर अचानक से अतुल की नजर लिजाया की चोट पर पड़ी जहां से एक धार की तरह खून बह रहा था और अतुल ने बिना वक्त गवाही अपने कदमों को लिजाया की ओर बढ़ा लिया। लिजाया अतुल को अपने ओर आते हुए देख उसका गुस्सा शांत हो गया और वह वापस से अतुल से डरने लगती है। वह डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है। अतुल अपनी लंबी हाथ आगे बढ़ाकर लिजाया को अपने गोद में उठा लेता है और लिजाया से अपनी शांत आवाज में कहता है तुम्हें मुझ पर जितना भी गुस्सा करना है ना तो तुम बेझिझक कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा, बस तुम्हारी चोट पर दवाई लग जाने के बाद। अतुल इतना बोल लिजाया को अपने गोद में उठाकर छत से नीचे की ओर जाने लगा।
लिजाया अतुल की गोद से उतरने के लिए हाथ पैर मारे रही थी, पर फिर भी अतुल कहाँ उसकी सुनने वाला था। और तू तो अपनी ही मनमानी करने वाला इंसान था, तो कहाँ अतुल के कानों में लिजाया की आवाज पड़ने वाली थी। लिजाया अतुल के सामने देखते हुए गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर साहब, मुझे नीचे उतारिए। आप अभी तो मुझे गोद में उठाकर ले जा रहे हैं, फिर आप ही मुझ पर इल्जाम लगाए गए कि मेरी ही नीयत ऐसी है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ और आपको बिल्कुल वक्त भी नहीं लगेगा मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। लिजाया की यह बात सुन पता नहीं क्यों पर अतुल को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने वह हंसी लिजाया को नहीं दिखाई और वह सामने की ओर देखकर चले ही जा रहा था। ये पहली बार था जो अतुल ने किसी लड़के को अपनी बाहों में उठाया था, वरना अतुल तो लड़कियों से बेहद दूरी बनाकर ही रहा करता था। पर आज ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी बाहों में लिजाया को उठाया हुआ था। क्या अतुल की सोच लड़कियों के मामले में बदल चुकी थी? यह अतुल को इश्क हो गया था लिजाया से। लिजाया ने अपने हाथ पैर मारना अभी तक बंद नहीं किया था। लिजाया अतुल के सामने देखते हुए मन ही मन कहती है, हे भगवान, आपने इस राक्षस को कौन से वक्त में बनाया था जो यह ऐसा। लिजाया अपनी सोच में ही थी और अतुल तब तक अपने कमरे के बाहर आकर अपने एक पैर से कमरे का दरवाजा खुलता है। अतुल लिजाया को लिजाया के कमरे में ले जाने की बजाय अपने ही कमरे में लेकर आया था। दरवाजे का आवाज सुन लिजाया अपने ख्यालों से बाहर आती है तो उसने देखा कि यह उसका कमरा नहीं है बल्कि अतुल का कमरा है। ये देख लिजाया अतुल के सीने पर मारते हुए कहती है, मुझे नीचे उतारिए, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं मिस्टर साहब, मुझे अपने कमरे में जाना है। अतुल लिजाया को बेड पर बैठाते हुए कहता है, हाँ चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। तुम्हारे कमरे में जाने पर जाने से पहले मैं तुम्हारी चोट पर तुम्हें दवाई लगा देता हूँ ताकि तुम्हारा खून ना बहे। अतुल इतना बोल बेड के बाजू में रखे हुए ड्रॉअर से दवाई का बॉक्स निकालने लगा। लिजाया बेड से उठकर वहां से जाने लगती है। उसने एक ही कदम बढ़ाया था कि अतुल ने उसका हाथ पकड़कर वापस से उसको बेड पर बैठा दिया। अतुल ने शांत रहकर कहा, मैंने तुमसे कहा ना दवाई लगा लो, उसके बाद वहां से जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? लिजाया वापस से बेड से उठकर अतुल को जवाब देते हुए बोली, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं समझना भी नहीं चाहती। समझे आप, मुझे नहीं लगानी दवाई। लिजाया वापस से इतना बोल कर वहां से जाने लगी। अतुल ने वापस से लिजाया को रोका। लिजाया तो जैसे जिद पर ही उतर आए हो, वह तो अतुल की बात ही मानने को तैयार नहीं हो रही थी। अतुल के काफी बार उसको रोकने से भी वो रुक नहीं रही थी। ये देख अतुल को अब लिजाया पर गुस्सा आने लगा। अतुल गुस्से में लिजाया के कंधों को पकड़कर बेड पर बैठाते हुए लिजाया की आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए कहता है, मैं जब तक तुम्हें दवाई ना लगा दूं ना तब तक यहाँ से हिली ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। और अतुल शाह कभी झूठ नहीं बोलता, अगर मैंने ये कहा है तुम्हें यह जरूर करूंगा, समझी तुम। अतुल तो अतुल था। अतुल अपना एटीट्यूड दिखाने में कभी भी और कहीं भी कसर नहीं छोड़ता था। बस अभी भी अतुल ने वही किया। लिजाया अतुल की गुस्से भरी आंखें देख डर जाती है और वह किसी मासूम बच्चे की तरह चुपचाप अपना सर नीचे झुकाकर बेड पर बैठ जाती है। लिजाया को बच्चों की तरह बैठते हुए देव अतुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते हैं। अतुल लिजाया की साइड में बैठक कर लिजाया के बालों को एक तरफ करता है और वह दवाई लगाने से पहले लिजाया की चोट पर जो पहले से ही बैंडेज लगी हुई थी, अतुल अपने हाथों से वह बैंडेज लिजाया की चोट से धीरे धीरे अलग करने लगा है। बैंडेज पूरे खून से रंगी हुई थी। जैसे जैसे अतुल बैंडेज निकाल रहा था, लिजाया की आंखें दर्द से बंद हुए जा रहे थे। लिजाया तो जैसे सुन ही पड़ गई थी, ना वह बोल रही थी ना बोल रही थी। अतुल का एक हाथ लिजाया की गर्दन को पकड़े हुए था और अतुल का दूसरा हाथ लिजाया की चोट पर दवाई लगाने में बिजी था। अतुल की गर्म सांसें लिजाया के चेहरे पर पड़ रही थी। लिजाया टीरी नजरों से अतुल को दे रही थी। लिजाया की धड़कन अतुल के एहसास से वापस से धड़कने लगी। वही अतुल का पूरा फोकस तो लिजाया की चोट पर दवाई लगाने में ही था। अतुल ने लिजाया की चोट पर अच्छे से दवाई लगा दी और उसके बाद चोट पर बैंडेज लगा दी। फिर अतुल अपनी जगह से उठ लिजाया को देखते हुए कहता है, अब तुम अपनी जगह से हिल भी सकती हो और डोल भी सकती हो। अब मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को नहीं खिलाओगे क्योंकि तुमने मेरी बात अच्छे से माने। अतुल की आवाज कड़क थी जिसे सुनकर लिजाया अपनी आंखें एक नजर अतुल के सामने देख वह भागती हुई अतुल के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।